यस गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विथ योर लॉ सब्जेक्ट जो आप लोग को पढ़ना है मेरे से, ठीक है, मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। आपको क्या पढ़ना है, लॉ पढ़ाऊं या एक्ट पढ़ाऊं? व्हाट यू वांट टू रीड? क्या लर्न करना है आपको? मालूम है लॉ सीए इंटर में पढ़ के आए हो ना, एग्जाम भी पास करके आए हो, ठीक है। सो ओके, भाग्यश्री से एक्ट इज द गाइडेंस। यस, सो क्या पढ़ना है बच्चों, बताइए। लॉ पढ़ना है या एक्ट पढ़ना है, एंड क्या डिफरेंस है दोनों में? लॉ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो एंड सो एंड सो। ओके, यस भाई साहब। सर ऐसा तो किसी ने पूछा ही नहीं, इतने सारे एक्ट पढ़ के आए या लॉ पढ़ के आए, बट ये तो मालूम ही नहीं है कि इंटर में कोई पढ़ा इसमें से, कोई मेरे से, है ना? यू वर देयर इन इंटर, ओके। अच्छा, यस, इंटर में, सीए में इंटर, क्या बात है। अभी आया ही नहीं था। तो कैसे? अच्छा, वीडियो लेक्चर्स बाय कर लिए थे। ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। तो फिर तो मालूम होगा लॉ एंड एक्ट का डिफरेंस। मतलब एक्ट जो लॉ है वो एक्ट को भी इंक्लूड करता है और उसके सिवा मतलब नोटिफिकेशन सर्कुलर्स। ओके, ठीक है। यस भाई साहब, बताइए, कम फास्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? लॉ एंड एक्ट में क्या डिफरेंस है? कम फास्ट बेटा। एक्ट लॉ का एक पार्ट है। सॉरी, एक्ट लॉ का एक पार्ट है। एक्ट लॉ का ही पार्ट है। लॉ का एक पार्ट है, डिफरेंस। ओके, यस, नारी शक्ति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? नो आइडिया। यस, लॉ मतलब जो रूल्स बनाते हैं वो फिर एप्लीकेबल होता है जो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है गाइस, चलो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं आज, ठीक है। बहुत टाइम है अपने पास वैसे देखने जाए तो। तो आज थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। यस भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्ट एंड लॉ में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे एक्ट आप पढ़ के आए हो, इंटर पास आउट, फाउंडेशन, राइट? तो थोड़ा कुछ टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे अब तो, मेजरली कंपनीज एक्ट होगा, बट स्टिल बताइए। नो आइडिया। ठीक है गाइस, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन एक्ट एंड लॉ क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आपको मालूम है वो पूछता हूँ, एक्ट कहाँ पे मिलता है? बिग बाजार में? जियो मार्ट से ऑर्डर करेंगे क्या? एक्ट कहाँ पे मिलता है? मिलता नहीं है सर, ये बनाना पड़ता है। कहाँ पे? एक्ट कहाँ पे? कम ऑन यार, आप लोग तो सुन पड़ गए सारे, बोलिए बिंदास। हाँ, पार्लियामेंट में, है ना? ये जो आपका एक्ट है, सपोज अपन को कंपनीज एक्ट जो पढ़ना है उसी की बात करें ना। सपोज हम, अब ये अपना पार्लियामेंट है, ठीक है, हमको कंपनीज एक्ट लागू करना है, लागू करना है। कौन सा एक्ट लागू करना है अपन को? कंपनीज एक्ट, ठीक है। नया फ्रेश बनाते हैं, आज ही बनाते हैं, अपना जैसे इच्छा हो वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले क्या, जो अगर हमको कंपनीज एक्ट लागू करना है तो वी आर सपोज टू प्रेजेंट द कंपनीज बिल। क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? जब भी कभी भी अपन को एक्ट बनाना पड़ता है तो उसका क्या प्रेजेंट करना पड़ता है? बिल। क्या प्रेजेंट करना पड़ता है गाइस? बिल। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम गुजराती मीडियम, 12th स्टैंडर्ड तक गुजराती मीडियम में पढ़े हो? ठीक है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। गुजराती मीडियम में वो क्वेश्चन है तो खरडो कायदो क्यारे बने छे? तो खरडो, दैट इज व्हाट? बिल।
वेरी गुड रुचित। खरड़ो मतलब बिल, राइट। तो ये बिल एक्ट कब बनेगा? तो इस बिल को क्या करना पड़ेगा? हे कम ऑन, इस बिल को क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में। समझना गाइस, मेरे ऑनलाइन वाले बंधु, ये जो आपका कंपनीज बिल है, इस कंपनीज बिल को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। ये जाएगा बेटा पार्लियामेंट में। कौन प्रेजेंट करता है बिल को ऑलवेज? इस बिल को कौन प्रेजेंट करता है मालूम है? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी बोले तो कौन है अभी रूलिंग पार्टी? भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी है कि नहीं है? तो ये जो रूलिंग पार्टी है, वो जो एक्ट आपको बनाना है उसका एक बिल क्या करती है? प्रेजेंट करती है। कहां पे प्रेजेंट करती है? पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी ये मुझे बताइए, पार्लियामेंट के कितने हाउसेज है? कौन से? लोकसभा एंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अपर हाउस, लोअर हाउस, और भी कुछ बोलते हैं? अपर लोअर तो ठीक है, बट लोकसभा को एंड राज्यसभा को और भी कुछ बोलते हैं। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। डोंट टेल मी कि राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट बोलेंगे, है ना? राज्यसभा को क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये अपना हाउस ऑफ पीपल है, तो दूसरा अपना क्या है? हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अभी मेरे को ये बताइए, ये जो बिल अपन को बनाना था वो अपन ने पेश किया है कहां पे? पार्लियामेंट में। किसने पेश किया है? रूलिंग पार्टी ने। अपनी अपनी सीट ले लो बेटा फटाफट। रूलिंग पार्टी ने हमको, हमारा टारगेट ये है आज का कि हमको कंपनीज एक्ट लागू करना है। समझना, अपन एक नया एक्ट बनाने जा रहे हैं। ये अपना पार्लियामेंट बैठा दिया है अपने, ठीक है। तो उसमें जो हमारी रूलिंग पार्टी है, कौन है रूलिंग पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट हमको बनाना है उसका बिल प्रेजेंट किया है, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट किया है गाइस? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। अभी मेरे को ये बताइए, क्या लोकसभा एंड राज्यसभा में सिर्फ बीजेपी वाले ही बैठते हैं? सिर्फ रूलिंग पार्टी ही बैठती है? नो नो, राजू, केजू, मोदी, हाथी, घोड़ा, पालकी सब बैठते हैं। यस और नो? राजू बोले तो राजीव गांधी की सरकार, केजू बोले तो केजरीवाल द ग्रेट, झाड़ू वाला, राइट। फिर उसके बाद मोदी जी की सरकार। हाथी किसका सिंबल है? मायावती, है ना। घोड़ा पालकी ऐसे ही सेट किया फिर, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी तो बैठता ही है, बट साथ साथ में ऑपोजिशन पार्टी भी बैठता है। यस और नो? ठीक है। और वहां पे आपको जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इस बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों हाउसेस इस बिल को बारी बारी क्या करेंगे? पास करेंगे। चलो, ये दोनों हाउसेस ने इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया। अभी एक्ट बन गया? एक्ट बन गया क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका बिल है जो पास हो गया, इस बिल को प्रेजेंट करना पड़ेगा मिस्टर रणबीर कपूर के पास। आरके का मतलब क्या? रणबीर कपूर होता है, रामनाथ कोविंद भी तो होता है ना कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है, भारत के सबसे बड़े, इवन मोदी जी से भी बड़ी हस्ती है ये, अथॉरिटी वाइज। यस और नो? तो ये जो आपका पास हुआ बिल है, इसको हम भेजेंगे मिस्टर आरके के पास। क्यों? स्कैन करने के लिए। तो ये लोग, ये मिस्टर आरके इसके ऊपर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते। क्या करते बेटा? हस्तमेलाप नहीं यार, हस्ताक्षर। हस्तमेलाप तो साल में, सॉरी जीवन में एक बार करते हैं। साल में एक बार तो यार लोचो पड़ी जैसे लेवाई जैसे बता, તમે ભણી नहीं શકો, ભણાઈ नहीं શકો એવું હશે तो कुछ। यस गाइस, हस्ताक्षर करते हैं कौन? मिस्टर प्रेसिडेंट, राइट। इसके ऊपर क्या करेंगे? मैंने बोला रुचित कुछ बोल रहा है क्या इसके ऊपर? या हस्ताक्षर करेंगे। समझना गाइस, अभी ये प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया, क्या ये एक्ट लागू हो गया? सी, एक्ट बनाना एंड लागू होना दोनों में फर्क है। यस और नो? से यस, हाँ बोलो। हाँ, है ना, दोनों में फर्क है। समझना, ये हस्ताक्षर किया मतलब ये एक्ट बन गया, बट क्या ये एक्ट अभी आम जनता तक पहुंचा है? क्या लोगों को मालूम है इस एक्ट के अंदर क्या है?
तो कंप्लायंस कैसे होगा? समझना। तो अभी ये हस्ताक्षर करते हैं तो आपका एक्ट बन गया, बट उसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद इस एक्ट को पब्लिश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कहां पे? ऑफिशियल गजेट में। टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिशियल गजेट? इसका हिंदी नाम बताओ। भारत का राजपत्र। बोलो, आया समझ में? क्या होता है? मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट जितने भी एक्ट बनाती है वो हर एक एक्ट पब्लिश करना पड़ता है। कहां पे? ऑफिशियल गजेट में। गवर्नमेंट का एक उन्होंने एक वेबसाइट बना दिया इसके लिए, है ना। 10 बजे के बाद मतलब आफ्टर दिस सेशन आप सर्च करना ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, विल गेट द लिंक। वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको सारे एक्ट देखने को मिलते हैं जो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिए होता है। वेरी क्लियर, राइट? तो यस, आम जनता के लिए इसको रखा जाता है भैया ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर। एंड यस, उसके अंदर डेट लिखी हुई होती है कि इस तारीख से ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड तब से वो लागू हो जाता है। अभी समझ में आता है एक्ट कहां पे मिलता है? कहां पे मिलता है? मिलता नहीं है, इसको बनाना पड़ता है। समझ में आता है, राइट? यहाँ पे ये जो बिल प्रेजेंट करता है ना, तब अपोजिशन पार्टी सामने अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकती है। और ये लोग बड़े आराम से बात करते, आराम से करते हैं। नहीं सर, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी कभी हक करते एक दूसरे के ऊपर, तो कभी कभी पेपर फेंकते, है ना? करते हैं ना? किया था ना अभी, किसने किया था? आप लोग ने तो पार्लियामेंट लाइव नहीं देखा होगा, लाइव एज इन के मतलब जो चल रहा है, बट मीम में तो एटलीस्ट हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पे हमको सब कुछ पता चल जाता है। वो हमारा न्यूज़पेपर ही है ना। सारी अच्छी बुरी बातें हमको वहां से पता चल जाती है। पप्पू द ग्रेट खड़े होके मोदी साहब को हक कर लिया था, है ना? यस गाइस, सो समझना, ये जो अपनी रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी मिलके इसके ऊपर चर्चा विचारणा करती है, एंड देन उसके बाद वहां पे असेंट डिसेंट किया जाता है मेंबर्स का, एंड देन अगर रिक्विजिट्स मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मेजोरिटी आती है, तब जाके आपका बिल पास होता है भैया। ऐसे ही नहीं होता। तो मेरे को बताइए, ये रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी क्या एवरीडे 365 डेज मिलती है? सर हम तो रोज ऑफिस जाते हैं, तो ये लोग भी तो सैलरी लेते हैं, तो क्या ये लोग रोज ऑफिस नहीं आते? नहीं, इनको और भी तो काम होता है ना। अगर रोज पार्लियामेंट में आएंगे तो पैसा कैसे बनाएंगे ये लोग? समझिए, राइट? तो मुझे ये बताइए कि यस गाइस, मुझे ये बताइए, ये जो बिल पास हुआ, ठीक है, आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि पार्लियामेंट रोज नहीं मिलता है, 365 डेज नहीं मिलता है, तो मेरे को एक बात ये बताइए कि अगर किसी एक्ट में अर्जेंसी हो, पार्लियामेंट कब कब मिलता है आप लोग को मालूम है? साल में 4 बार, कभी कभी 3 बार। उनके सेशंस होते हैं, विंटर का सीजन होता है इनका, फिर समर में मिलते हैं, मॉनसून में मिलता है। बट अगर किसी चीज की अर्जेंसी है, कोई एक्ट अर्जेंटली आपको पास करना है, कोई बिल आपको अर्जेंटली प्रेजेंट करके उसको पास करना है, तो क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस? मतलब वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना, तब मतलब वो पास करते हैं ना प्रेसिडेंट के थ्रू। ओके, वेरी गुड, समझना गाइस, वेरी नाइस आंसर एंड द करेक्ट आंसर। जब कभी भी अर्जेंसी होती है ना, तब ये रूलिंग पार्टी ने जो यहाँ पे बिल प्रेजेंट किया ना, राइट, पार्लियामेंट में, वो ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा। वो सीधा क्या करेंगे पता है? बाईपास। रूलिंग पार्टी सीधा इस बिल को किसको भेज देगी? मिस्टर प्रेसिडेंट के पास। समझना, ये बिल, एंड मिस्टर प्रेसिडेंट इसके ऊपर हस्ताक्षर कर लेंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर लेंगे? समझना, मिस्टर प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। जैसे ही सिग्नेचर करेंगे, क्या ये एक्ट बन गया? नो बेटा, इसको हम नाम देंगे ऑर्डिनेंस। क्या नाम देंगे? एक्ट नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे? तो जितने भी आप ऑर्डिनेंस पढ़ते हो, समझ जाने का, इसमें अभी पार्लियामेंट ने अपनी टिप्पणी नहीं की है, और वो सीधा किसने अप्रूव कर लिया? प्रेसिडेंट साहब ने। अभी वहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं बैठ रहा है, समझना, बिकॉज अभी उनका सीजन नहीं आया है, सेशन नहीं आया है, बट 2-3 महीने के बाद तो आएगा ना, बिकॉज हर 3 महीने में सीजन तो चेंज होता है, मॉनसून, फिर विंटर, राइट, एंड देन समर वगैरह सब कुछ आता रहेगा। तो कानून ये बोलता है, इस ऑर्डिनेंस को, अभी तो अर्जेंसी थी तो आपने इसको डायरेक्टली लागू करवा लिया, समझना,
डायरेक्टली क्या करवा लिया आपने, उसको लागू करवा लिया, इसके ऊपर काम चालू हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे अर्जेंसी थी, आपने 1 अप्रैल को बिल भेजा, प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर 5 अप्रैल को सिग्नेचर भी कर ली है, तो 5 अप्रैल से ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा। ठीक है, कब से? 5 अप्रैल से ही ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया, लागू हो गया। बट फिर उसके बाद वहां पे 10 अगस्त को पार्लियामेंट मिल रहा है, तो कानून ये बोलता है इस ऑर्डिनेंस को यहां पे पेश किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस को क्या किया जाएगा, जो आपने बाईपास अभी निकाला था, बट अभी ये स्टेप से तो आपको गुजरना पड़ेगा ना, राइट? तो यस, यहाँ पे ये पार्लियामेंट जो है बच्चों, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, अगर इस ऑर्डिनेंस को पास करता है, समझना अभी बिल नहीं है, ये क्या है, और इसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, तो अगर ये लोकसभा राज्यसभा इसको पास करता है तो फिर ये बन जाएगा एक्ट। बट अगर इनमें से कोई एक या दोनों पास नहीं करते तो फिर अभी आप इसके ऊपर फर्दर जो काम चालू किया था, फर्दर काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ आया ही नहीं था, ऐसा आपको मान लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना फॉर द टाइमिंग तो काम चालू करवा सकते हो, बट अगर लेटर ऑन पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करता तो फर्दर वर्क आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। सर ऐसे कोई एग्जांपल्स है कि जो पहले ऑर्डिनेंस बना हो फिर एक्ट बना हो? यस बेटा, बहुत सारे, राइट। एक अर्जेंसी थी और एक एक्ट था सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, आप लोग को मालूम होगा, देयर इज एन एक्ट। वो पहले अर्जेंसी थी इसलिए सीधा ऑर्डिनेंस बन गया था। क्या बन गया था? ऑर्डिनेंस, समझना। एंड देन उसके बाद उसको कहां पे प्रेजेंट किया गया था? पार्लियामेंट में, राइट, फॉर द अप्रूवल। बट वहां पे उन्होंने अप्रूव कर दिया था, तो वो चीज जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑर्डिनेंस था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक और ऐसा ऑर्डिनेंस है, वो तो आपके सिलेबस में भी है, सरफाइसी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड सरफाइसी? मैं इसको ऐसे बोलता हूं, सा, रफा एंड ईएसआई, बिकॉज तीनों का अपना अपना मीनिंग है। ठीक है, इसको बोलते हैं सरफाइसी। जब वहां पे लोग उठ जाते हैं और अपनी ली हुई लोन रीपे नहीं करते हैं, तब बैंक को बड़ी दिक्कत आती है। और वो असेट्स पहले परफॉर्म करती थी। क्या करती थी? बैंक के लिए परफॉर्म। क्यों? बिकॉज वो असेट्स के ऊपर बैंक को ब्याज मिलता था। क्या मिलता था? इसीलिए वो असेट्स परफॉर्म करती थी, कमा के देती थी, जिसके ऊपर बैंक ने लोन दिया है। बट अभी वो असेट्स परफॉर्म नहीं कर रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए बोलते हैं। एनपीए का फुल फॉर्म क्या रहे? नॉन परफॉर्मिंग। बिकॉज अभी वो परफॉर्म, क्यों? बिकॉज अभी उसके ऊपर ब्याज नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं। तो बैंक को बड़ी दिक्कत हो जाती थी उस केस के अंदर। ये सारे एनपीएस बढ़ते जाते थे, बैंक बेचारी लूटती जाती थी, लोग आके लूटते थे इसको, है ना। तो अभी उसको इजीली अपना प्रॉपर्टी रिकवर कर पाए या अपना पैसा रिकवर कर पाए, इसीलिए 2002 में एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है सरफाइसी। आपके सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा गाइस, समझ रहा। तो ये भी 2002 में जब अर्जेंसी थी, तब पहले क्या था? ऑर्डिनेंस था। फिर उसके बाद वो क्या बना? एक्ट बना। ये समझ में आ रहा है अभी ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है? बट हमारा डिफरेंस तो यही है, मतलब हमारा क्वेश्चन तो आज भी यही है, लेट कमर्स। अगर आप लोग को मालूम हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? एक्ट एंड लॉ में क्या डिफरेंस है? एक्ट लॉ का पार्ट, मतलब लॉ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी कंसीडर होती हैं, जैसे कि मतलब उसमें जो नोटिफिकेशन आते हैं और अदर क्लैरिफिकेशन होते हैं और इन सब कुछ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन सारी चीजें समझेंगे। बट अभी आपको एक्ट समझ में आता है, ऑर्डिनेंस समझ में आता है, ठीक है। चलो, ये एक्ट बन गया, ठीक है, ये एक्ट हमने बना दिया। अभी ये जो एक्ट हमने बनाया ना बच्चों, इस एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 161। इस एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 161, समझना। कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन में सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है, सबसेक्शन 1 के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिफोर इन्फॉर्मिंग दिस, मुझे ये बताइए, कंपनी जो होती है, इस कंपनी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। 2 इंपॉर्टेंट पर्सन कौन? एक तो शेयर होल्डर्स, एंड दूसरा जो कंपनी चलाते हैं वो डायरेक्टर्स।
प्रमोटर्स इंपॉर्टेंट है, बट प्रमोटर्स आल्सो शेयर होल्डर्स आर आल्सो शेयर होल्डर्स ना जनरली, राइट? ठीक है, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और इनके सामने इनको कभी कभी मिलता है डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, तो इनको कभी कभी क्या मिल जाता है? डिविडेंड। ठीक है, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी में क्या करते हैं? हाँ नहीं, कंपनी में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ये सर नो, बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, राइट? ये सारी चीजें करते हैं। इनके सामने इनको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है या रेम्यूनरेशन मिलता है। इतना समझते हो? ठीक है, तो कंपनी के रियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। बट क्या शेयर होल्डर्स कभी कंपनी में जाके बिजनेस कर सकते हैं? पक्का? सपोज ये भाई साहब है, ये भाई साहब ने रिलायंस के अभी 4-5 शेयर्स ले लिए, 2000 का एक शेयर था, जिब में देखा 10,000 रुपए पड़े थे, 4-5 शेयर्स ले लिए, अभी रिलायंस के रियल ओनर बन गए। क्या बन गए? तो क्या कभी ऐसा बोल सकते हैं, मुकेश भाई तुम्हें साइड में नीता भाभी जोड़े बिजनेस हूं करी सब? हाँ, ऐसा बोल सकते हो बेटा आप? कभी रियल ओनर है तो क्या ये नीता भाभी के साथ बैठ के, वो भी डायरेक्टर है यार, हाँ, तो वो बिजनेस कर सकता है क्या बेटा? कर सकता है। तो चल 5 नहीं, तूने बहुत ज्यादा शेयर्स ले लिए, 50% शेयर्स तेरे पास है, स्टिल इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या आप लोग बिजनेस कर सकते हो? नो। उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्टर, बिकॉज ओनली डायरेक्टर्स आर अलाउड टू डू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। यस और नो? राइट? शेयर होल्डर बेटा कहां खो गया? तेरा नाम लू होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 समझना गाइस। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा? वो ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company. What is the difference between directors and board of directors? Director and board of directors, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? Come on यार, director and board of directors. डायरेक्टर किसको बोलते हैं? जो कंपनी में ये मैनेजमेंट करता है, बिजनेस करता है, वो। यस और नो? यस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको बोलते हैं? हाँ, डायरेक्टर का झुंड बेटा। हाँ, झुंड सिर्फ एक ही चीज का नहीं होता ना, ठीक है? तो जब डायरेक्टर को हम मिला ले कोई एक कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, उसको एक टर्म में बोलना है तो उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इजंट इट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी can appoint anyone as an additional director. अगर बोर्ड चाहे तो किसी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। मेरे को ये बताइए, कंपनी के रियल ओनर कौन? कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने किया? तो ससुरा बोर्ड क्यों डिसाइड कर रहा है कि डायरेक्टर कौन होगा? समझने वाली बात है ना। आज आप सबके पैसे हैं, राइट? तो आपके पास राइट होना चाहिए ना कि भाई चलो आप बिजनेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आप ही अपॉइंट करोगे। यस और नो? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करना चाहिए? शेयर होल्डर्स करना चाहिए ना। यस और नो? यस, राइट। तो क्यों यहाँ पे ऐसा बोला रे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग शुभम। शुभम थोड़ा सा फेस आधा दिख रहा है बेटा। क्योंकि बोर्ड को शेयर होल्डर्स में रखा है टू वर्क इन कंपनी। ओके गुड। यस गाइस, समझना, दिस इज द टेम्पररी पावर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं ना। अब बेटा, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भले शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे समझना, अगर बोर्ड अपॉइंट भी करता है ना, तो इनका जो टेन्योर है, इसीलिए इनको डायरेक्टर नहीं बोला, इनको क्या बोला है? एडिशनल डायरेक्टर बोला है। क्या बोला है? एडिशनल। इनका टेन्योर कब तक होता है? बिकॉज समझना, बोर्ड 365 डेज कंपनी में जाता है,
डायरेक्टर्स लगभग डेली जाते हैं, बट क्या शेयर होल्डर्स डेली जाते हैं? वो साल में एक आध बार मिलते हैं, एक एजीएम होता है, फिर जब कभी भी कंपनी उसको जनरल मीटिंग बुलाए तब मिलता है, समझना, राइट? तो फ्रीक्वेंटली बोर्ड आता, सॉरी जनरल मीटिंग्स होती नहीं है, शेयर होल्डर्स आते नहीं है, इसीलिए ये पावर किसको दिया? बोर्ड को, कि अगर बोर्ड चाहे तो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, बट इसका टेन्योर कब तक रहेगा पता है? अपकमिंग एजीएम तक और अपकमिंग जनरल मीटिंग तक। जैसे ही जनरल मीटिंग आएगी आपको किसका अप्रूवल ले लेना पड़ेगा? अगर शेयर होल्डर बोलेंगे कि यस यस आपने जो अपॉइंट किया बंदा ठीक ठाक है, बराबर है, तो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझना, ठीक है। तो अभी ये जो अपन ने एक्ट बनाया, अपन ने जो ये एक्ट बनाया बच्चों, समझना, ये एक्ट किसको फॉलो करना है? ये एक्ट किसको फॉलो करना है? कंपनीज को। कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट है, तो ऑब्वियसली ये कौन फॉलो करेगा? हाँ, कंपनीज करेगा ना, ठीक है। तो ये एक्ट फॉलो करना है बच्चों कंपनीज को। कंपनीज ये एक्ट फॉलो करेगा, ठीक है। ये एक्ट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने की जवाबदारी किसकी? आई मीन टू से हु इज द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी? Who is the implementation authority? Implementation authority कौन होगा? ये एक्ट पूरा का पूरा मतलब कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? ये एक्ट पूरा का पूरा कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, वो कौन देखता है? अथॉरिटी बोल रहा हूं बेटा, अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका ड्यूटी है? भारत में जितने भी एक्ट है, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, समझना, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, भारत में जितने भी एक्ट है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक इट आउट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। क्या है? इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, समझना। ये जो कंपनीज एक्ट है, इसके अंदर एक और सेक्शन है ऐसा, सेक्शन 184, सेक्शन 184, समझना। 470 सेक्शंस है इसके अंदर, ठीक है, पढ़ाऊंगा सारे के सारे। 184 क्या बोलता है पता है? सेक्शन 184 क्या बोलता है कि भैया ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर कि वो कितनी कंपनी में डायरेक्टर है, वो कितनी एलएलपी में पार्टनर है, उनका कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रहा है, कितने ट्रस्ट में वो ट्रस्टी है, समझना, ठीक है, या फिर कोई फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में अगर वो पार्टनर है, तो ये सारी चीजें इनको डिस्क्लोज करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है बच्चों? डिस्क्लोज करनी है। किसको डिस्क्लोज करनी है? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इस भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, मालूम है कितनी कंपनियां हैं? एक अंदाजा लगाओ ना, तुक्का। 12 लाख, ओके। नियर अबाउट 14 लाख कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं? 14 लाख कंपनियां हैं इस भारत में। एक कंपनी के 2 डायरेक्टर भी गिने तो 28 लाख डायरेक्टर हुए। कॉमन निकाल देते हैं चलो कि एक डायरेक्टर बहुत सारी, 20 लाख डायरेक्टर हुए, चलो फिर भी इट इज द ड्यूटी ऑफ दिस 20 लाख डायरेक्टर्स टू फाइल दिस, राइट। इसका फॉर्मेट है MBP1। किस फॉर्मेट में फाइल करना है? मतलब देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट MBP1, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, आपको उसको फिलअप करना है। एंड एवरी ईयर दिस इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी ईयर। एवरी ईयर ये MBP1 डिस्क्लोजर जो है वो फाइल करना है। एंड हु इज द इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है ये देखना कि हर एक एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंपनीज एक्ट का 184 का कंप्लायंस भी आपको करना पड़ेगा, है ना। किसकी ड्यूटी है? ये 20 लाख डायरेक्टरों की ड्यूटी है। तो मुझे बताइए, ये 20 लाख डायरेक्टर ये MBP1 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेंगे? हाँ, फिर कोई डायरेक्टर रास्ते में मिले ना, कहां जा रहे हो? हम तो मोदी जी को मिलने जा रहे हैं। क्यों?
एमबीपी 1 फाइल करना है भैया, इस साल का रह गया था। मेरा भी ले जाओ ना यार, तो मुझे जाना ना पड़े। मुझे बताइए, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो क्या आप ये एमबीपी 1 एवरी ईयर, कभी कभी ऐसा है कि मोदी जी विदेश यात्रा पे गए हैं, जो जनरली जाते रहते हैं, राइट, तो अमित जी आए हैं, अमित जी की सभा है, अमित जी ले जाओ ना यार, आपके तो बाजू वाली ऑफिस में बैठते हैं ना सर, तो उनको दे देना ना मेरा इस साल का एमबीपी 1, ऐसा चलेगा? कभी निर्मला सीतारमन जी आ गए तो उनको दे दिया। वो क्या इनकम टैक्स का साइट नहीं चल रहा है तो ये, या फिर एमसीए का साइट नहीं, आप ये ले जाओ ना, हार्ड कॉपी ले जाओ, वैसे भी ये नहीं चलता है पोर्टल, हाँ आप ये ले जाओ, आप इसको फाइल कर देना। ऐसा कर सकते हैं क्या? इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी तो बच्चों ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, समझ रहा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास अथॉरिटी तो रखता है, बट ये जो पावर है उसको डेलीगेट करता है। क्या करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ये पावर्स डेलीगेट करना मतलब ट्रांसफर करना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को क्या करता है? डेलीगेट करता है, किसी को देता है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर डेलीगेट किए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट बोले तो कंपनियां, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट जितनी भी है, अफेयर्स मतलब उनके कामकाज, उसके रिलेटेड उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई जो गवर्नमेंट की बॉडी है, राइट, जिसको हम बोलते हैं एमसीए। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट इसका है एमसीए, जिसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये समझ में आ रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये सारे पावर्स डेलीगेट कर दिए हैं किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। समझना। अभी मेरे को बताइए, ऐसा तो एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, ऐसे कितने एक्ट है भारत में? ये तो एक एक्ट हुआ ना, समझिए, ऐसे कितने एक्ट है? तुक्का लगाइए ना। सॉरी, 10,000 कितना? 5 lakhs एक्ट। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 5 लाख ऑलमोस्ट 1250 एक्ट है भारत में। कितने एक्ट है? 1250 एक्ट है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, कभी थोड़े बहुत प्लस माइनस हुए, थोड़े बहुत जीएसटी आने के बाद निकल गए हैं, थोड़ा आईबीसी आने के बाद निकल गए हैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट कितने एक्ट है भारत में? मोर देन 1250 एक्ट। समझना, हर एक एक्ट का इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखता और वो पावर को क्या कर देता है? जैसे एक और एग्जांपल दूं आपको, सपोज हमने पार्लियामेंट बिठा के एक्ट बनाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर डेलीगेट कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ, इसीलिए हर बैंक किसको इंटीमेट करती है? आरबीआई। सपोज हमने इंश्योरेंस एक्ट बनाया, समझना, तो इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर क्या कर दिया? डेलीगेट। किसको? आईआरडीए, इरडा को। किसको? इरडा नहीं बेटा, इरडा, इरडा, इरडा को, राइट, आईआरडीए, दैट इज, नाम क्या है इसका? आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए, है ना? समझिए, तो इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पास पावर न रखते हुए उस पावर को क्या कर देती है बच्चों? डेलीगेट कर देती है। अभी यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया पता है? अपने नीचे 2 जन को बिठाया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने नीचे 2 जन को बिठाया ये सारे काम करने के लिए। एक बिठाया उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, आरओसी, एंड दूसरा इन्होंने बिठाया रीजनल डायरेक्टर्स को। एक बिठाया आरओसी को और दूसरा किसको बिठाया? आरडी को, दैट इज व्हाट? रीजनल डायरेक्टर्स। ठीक है, अभी सर यहाँ पे कंफ्यूजन तो ये हो गया, हम ये एमबीपी 1 किसको फाइल करें? आरओसी को या आरडी को? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी अपना पावर डेलीगेट करता है तब बाकी सारे एक्ट में बहुत क्लियर है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई, तो हर कोई काम के लिए हम बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। समझना, अगर इंश्योरेंस एक्ट की बात है तो हम जाएंगे आईआरडीए के पास, मतलब कंपनियां वहां पे जाएगी।
अगर हम बात करें टेलीकॉम कंपनीज की तो वो लोग TRAI के पास जाएंगे, ट्राई, उनकी अथॉरिटी ट्राई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज देयर, तो हम उनके पास जाएंगे। बट सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि कंपनीज के लिए जो अथॉरिटी है वो MCA है, MCA ने अपने नीचे 2 जन को बिठाया, तो सर ये MBP1 किसको फाइल करे, ROC को या RD को? और ऐसी तो सिर्फ एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 470 सेक्शंस है, तो अलग अलग सेक्शंस के लिए किसके पास जाए बताइए, एनी आइडिया? तो फिर वहां पे अपन ने थोड़ा सा एनालिसिस करके इसको थोड़ा सा इजी किया, समझना। ये जो ROC है ना, ROC ये आपकी मम्मा की तरह है, घर में मम्मा होती है ना, मम्मा की तरह है, एंड ये RD पापा की तरह है। अभी मेरे को बताइए, घर में आप छोटी छोटी बातें किसको जाके शेयर करते हो? मम्मा को जनरली, राइट? तो यस, कंपनीज को भी ऐसी MBP1 जैसी छोटी छोटी बातें वो कहां जाके शेयर करने का? ROC के पास। एंड अगर कोई बड़ी बड़ी बात है, जैसे कि सुबह उठे और ऐसा लगा यार और बहुत है, शादी कर लेवी मम्मा को हे मम्मी અહીંયા આય ને છેતર ધ્યાન में कोई આપણે આજે પૂરું कर દઈએ, ऐसा चलेगा? पापा को पूछे बिना आपने घरे आईने आशीर्वाद लइए डायरेक्ट, એવું ચાલે? सुबह उठा मैरिज करना, शाम को हो गया, ऐसा हो सकता है पापा को पूछे बिना? नहीं हो सकता ना। तो बड़ी बात है, समझना। तो बड़ी बड़ी बातों के लिए आपको, जैसे आपको M से मैरिज करना है, कंपनी को M से मर्जर करना है, क्या करना है? मर्जर। तो हाँ, वहां पे फिर सपोज आपने शादी कर ली, अभी नहीं मजा आ रहा है, 1-2 महीने के बाद डाइवोर्स करना है, डाइवोर्स करना है, राइट? कि ऐसे ही पापा को पूछे भी ना, पापा હવે નતું ગમતું યાર, અરે મને પૂછ તો ખરી ભાઈ, શું પ્રોબ્લેમ છે શું નથી? You getting this, right? ये क्या छोटी बात है? नहीं ना, बड़ी बात है। तो अगेन डीमर्जर के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? पापा के पास। सपोज चलो डाइवोर्स भी ले लिया पापा को पूछ के, फिर आप वहां पे अच्छे से जी रहे थे, फिर भी मजा नहीं आ रहा था, एकलू एकलू लगते थे। आपने सोचा चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी सब बंद बंद करके चले जाते हैं, बाबा बनी जाइए, साधु बनी जाइए, सब बंद कर देना है आपको, वाइंडिंग अप कर देना है। क्या कर देना है? तो ऐसी बड़ी बड़ी बातों के लिए समझना आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? रीजन। बाकी छोटी मोटी बातों के लिए आप किसके पास जाओगे तो चलेगा? मम्मा के पास जाओगे तो चलेगा, समझना, ठीक है? और आपको हर एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ होगा ये काम करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए, मम्मा का या पापा का? हर एक सेक्शन के अंदर वो चीज लिखी हुई होगी। इज दिस क्लियर? ये समझ में आता है? ग्रेट, ठीक है। अभी मम्मा कितनी होती है? तो सर सु बात करो यस गाइस, मम्मा कितनी होती है? मैं घर की मम्मा की बात कर रहा हूँ बेटा, एक ही होती है ना? एक ही होती है, राइट? बट यहाँ पे हर एक स्टेट में एक मम्मा है। जलसा दिया पप्पा ने समझना गाइस, यहाँ पे ROC कितनी है? 1 स्टेट 1 ROC। ऐसे 2 स्टेट्स है जहां पे एक नहीं बल्कि 2 मम्माएं हैं, समझना। एक्सेप्ट 2 स्टेट्स, आलिया भट्ट वाली, नो 2 स्टेट्स मतलब 2 राज्यों, राइट? कि जिसमें एक महाराष्ट्र एंड एक तमिलनाडु, समझना। ये स्टेट्स में एक नहीं बल्कि 2 ROC है। यहाँ पे भी कितने ROC है? क्यों ऐसा? एरिया तो बेटा राजस्थान का भी बहुत बड़ा है, यूपी का भी उससे भी बड़ा है। बच्चे ज्यादा बेटा, क्या बोलते हैं? बच्चे ज्यादा है। ये मम्मी पापा हुए तो ये कंपनीज जो है, ये कंपनीज उसका बेटा हुआ ना, बेटा और बेटी, बच्चे। हाँ, एक मम्मा की इतनी कैपेसिटी नहीं इतने सारे बच्चों को संभालने की। तो यहाँ पे महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में इतने सारे बच्चे हैं, मतलब कि इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं कि पापा को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। कोई पापा तो मतलब अपनी मर्जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए दूसरी शादी करते हैं, यहाँ पे बच्चों को संभालने के लिए दूसरी करनी पड़ी। अगर नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा होगी तो क्या एक ROC मैनेज कर पाएगी? समझ ना, राइट? इसीलिए वहां पे कितना ROC है भैया? 2 ROC। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी पापा कितने हैं?
एक कच्छ। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? कितने राज्य है भारत में? 28, 29। ठीक है, आरओसी कितनी हुई? दो और ज्यादा ऐड कर दो ना, 31 जितनी आरओसी हुई। कभी कभी तो बेटा एक महीना भी ऐसा होता है जिसमें दिन भी 31 नहीं होते। एक पापा इतनी सारी मम्मा को कैसे मैनेज करें? समझिए, नो डाउट कि इनका स्कोप ऑफ वर्क बहुत कम है, बट है तो सही ना। इसीलिए वहां पे इन्होंने बोला भैया जितने रीजियन उतने पापा। हाउ मेनी रीजियंस आर देयर? 4। समझना, हाउ मेनी रीजियंस आर देयर? 1 2 3 4, है ना? 4 रीजन है। तो क्या आरडी 4 है? नो। इन्होंने ये साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट करके तो रीजन बनाया, इन बिटवीन भी एक एक डाला है, बस इतना। सो टोटल 7। हाउ मेनी? 7। यहां पे नहीं डाला बीच में। 7 आरडीज आर देयर। कितने? 7 रीजनल डायरेक्टर्स है गाइस, जो वहां पे अभी क्या किया उन्होंने पता है? 2-3 स्टेट्स में या 3-4 स्टेट्स में एक एक आरडी को डिफाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पे गुजरात की मम्मा, मतलब गुजरात आरओसी कहाँ पे है? नारनपुरा, अंकुर चारस्ता पे। नारनपुरा अंकुर चारस्ता पे कभी जाओ तो वहां पे एलआईसी का बड़ा बिल्डिंग है, उसके जस्ट बाजू में एक दीवार, ये एलआईसी का बिल्डिंग है। यहाँ पे ऐसा आप हथौड़ी लेके बैठोगे ना, राइट, तो आप आरओसी दिखेगा बाजू में, हेलो हेलो करना उसका। फिर मतलब एक ही दीवार है, जस्ट एलआईसी का बिल्डिंग, और उसके बाजू में क्या है? कम ऑन, आरओसी है, राइट। तो गुजरात का आरओसी यहाँ पे नारनपुरा ही है, अंकुर चारस्ता। वो जो आरओसी है वो गुजरात, दादरा नगर हवेली, राइट, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है उसको भी कवर करता है। ठीक है, एक दो। अभी आरडी जो है रीजनल डायरेक्टर, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये 3-4 स्टेट्स के बीच में एक आरडी है, बिकॉज ऑब्वियसली आरडी तो स्टेट वाइज नहीं है। वो आरडी कहां पे बैठता है? अगेन वो भी, उनका ऑफिस भी अंकुर चारस्ता पे, अहमदाबाद में। कहां पे बेटा? वो भी कहां पे? तो ग्राउंड फ्लोर पे आरओसी है एंड फर्स्ट फ्लोर पे आरडी है। समझना, यहाँ पे हमने तू यहाँ मैं वहां ऐसा नहीं किया। मम्मी पापा को साथ में रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे पापा को रखते हैं एंड ग्राउंड फ्लोर पे कहां पे रखते हैं? मम्मा को रखते हैं। वेरी क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है क्या? राइट, बट ऐसा हर स्टेट में वैसा जरूरी नहीं है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो हम बड़ी बड़ी कामों के लिए कंपनीज के तो किसके पास जाएंगे? पापा के पास। छोटे मोटे कामों के लिए किसके पास जाएंगे? मम्मा के पास जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताता भी हूं। इफ यू वांट द लिस्ट ऑफ द आरडी एंड आरओसी, तो देयर इज अ वेबसाइट गाइस, mca.gov.in। इसके ऊपर चला जाने का। आप लोग को ये स्क्रीन दिख रहा है क्या बच्चों? ऑनलाइन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट दिख रहा है ना? जनरली तो दिख ही रहा होगा, बट स्टिल। ओके गुड। देखिए ये mca.gov.in, मैंने सिर्फ इतना ही टाइप किया है। यहाँ पे आपको ये सब कुछ दिख रहा होगा। कंपनी क्लोज करना है, कंपनी रजिस्टर करना है, राइट, ये सारी चीजें। आपको ई बुक चाहिए एमसीए का या वगैरह, देन नेम रिजर्वेशंस करना है, DIR3 KYC, ट्रैक ट्रांजैक्शन स्टेटस। यहाँ पे एमसीए को हैंडल करते हैं ये लोग, निर्मला सीतारमन जी, देन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इसमें ये सारी नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, व्हाट्स न्यू, इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोटिसेस, सर्कुलर्स, एवरीथिंग इट इज देयर ऑन द एमसीए वेबसाइट। ये देखिए बढ़िया सा बनाया है, अभी अभी अपडेट भी हुआ इनकम टैक्स की तरफ, बट ये चलता है, इनकम टैक्स का साइट चलता नहीं है। बट ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। अभी शायद वो भी चलने लगा है, बट फिर भी कुछ कुछ एरर्स तो उसमें भी आती है। ये देखिए इस कॉन्टेक्ट अस के अंदर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सो विल गेट द डिटेल्स। ये देखिए
इतनी जगह पे आरओसी है, हर एक स्टेट में आपको आरओसी देखने को मिलता है, JNK, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, राइट। इवन इफ यू नीड द कॉन्टेक्ट डिटेल्स एज वेल, तो यहाँ पे आपको है ही। जैसे कि हम यहाँ पे देखे तो गुजरात, तो गुजरात में जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे डाउन एरो, सो जस्ट ये साइट थोड़ा सा लोड हो रहा है, यस, विल गेट द डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसका ईमेल आईडी roc.ahmedabad@mca.gov.in, एड्रेस भी दे दिया आपको नारायणपुर आपका, राइट। और उसको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बोला जाएगा, आरडी इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जैसे मैंने बोला ना साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, वैसे एक एक तो है ही इन बिटवीन भी, तो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न डाल दिया यहाँ पे, राइट। तो हमारे जो आरडी है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के वहां पे रहेंगे। तो हर एक स्टेट वाइज गाइस आपको आरओसी एंड आरडी देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें रीजनल डायरेक्टर्स का, तो ये आपके आरडीज है, रीजनल डायरेक्टर्स, ये देखिए गाइस, नॉर्थ में है, राइट, नॉर्थन बोला है उसको, वेस्ट में है, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न बोल दिया है, ठीक है। फिर साउथ में है, एंड देन साउथ ईस्ट बोल दिया है, बिकॉज वो ईस्ट एंड साउथ के बीच में उन्होंने डाला है, देन ईस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न, इस हिसाब से उन्होंने ये 7 RDs, if you can see guys, it is there, very clear। तो हर एक स्टेट की कनेक्टिविटी हो जाए अच्छे से, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे ये बनाया है, वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, यस गाइस। सो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमने कंपनीज एक्ट आज पार्लियामेंट बिठाई है हमने, राइट। कंपनीज एक्ट पहले हमने क्या किया रे बच्चों, पहले कंपनीज एक्ट हमने बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट में पास करवाया, ऑफिशियल गजेट के अंदर उसको पब्लिश किया, एंड देन इसके बाद हम अभी ये देख रहे हैं कि ये जो कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट फॉलो किसको करना है, कंपनीज को फॉलो करना है। इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऑलवेज हर एक एक्ट के लिए कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर किसको डेलीगेट कर रखा है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, दैट इज MCA को। MCA ने अपने नीचे कितने जन को बिठाया, ROC एंड RD, समझना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड रीजनल डायरेक्टर। ROC क्या है, आपकी मम्मा की तरह है, वाइल RD आपके पापा की तरह है, बट फर्क सिर्फ इतना है, घर में एक ही मम्मा होती है, यहाँ पे एक स्टेट में एक मम्मा है, यहाँ पे एक स्टेट में, बट ऐसे 2 स्टेट से जहाँ पे एक एक नहीं बल्कि कितनी मम्माएं हैं, 2-2 ROC है। क्यों, बिकॉज वहां पे बच्चे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है तो फिर एक मम्मा की बस की बात नहीं है, राइट। घरे बे हो तो मम्मी एम के त्रासी गई तुम्हारा थी, એવું क्या है ना, राइट। तो यहाँ पे तो कितने 12.5 लाख बच्चे हैं, उससे भी ज्यादा 14 लाख प्लस कंपनियां हैं अब तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे पापा को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी थी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में, वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि ये जो इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी जैसे है ना, मुझे बताइए घर पे क्या आपका आपकी मॉम के साथ झगड़ा होता है, यस। क्या आपका पापा के साथ बवाल होता है, यस, होता है ना सर, डेफिनेटली होता है। तो आपके घर पे आप हो, आपके मॉम डैड है, आपका छोटा भाई या बहन है, एंड आपके दादाजी है, एंड आपके पापा के साथ या मम्मा के साथ मस्त वाली बवाल हो गई, अब किसको जाके कंप्लेन करोगे, कौन ऐसा पर्सन है आपके घर में जो सारे सबकी वो उनकी बात सब मानेंगे और उनका आदर करेंगे, दादाजी। कौन है वो, दादाजी। कैन आई से दैट, पापा भी मानना, पापा को भी मानना पड़ेगा एंड मम्मा को भी मानना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। तो वैसे ही गाइस यहाँ पे एक तीसरी अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल अथॉरिटी। अभी मेरे को ये बताइए कि जैसे आपका आपकी मम्मा के साथ या पापा के साथ या उन दोनों का झगड़ा होता रहता है, सर ये तो रोज था, तो अभी यहाँ पे भी तो ऐसा होगा ना कि आपने कोई कंप्लायंस किया है, कंपनीज एक्ट का कोई कंप्लायंस किया है, आरओसी को ऐसा लगता है नहीं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कंप्लायंस हो सकता है, ये तो गलत है। आपने बोला नहीं नहीं ये हमारे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सही है, आरओसी ने बोला कि नहीं ये गलत है, अभी दोनों के बीच में बवाल हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गई, बवाल हो गया। जैसे आपकी मम्मा के साथ बवाल होता है छोटी मोटी बातों के लिए, आपका फेवरेट सब्जी नहीं बनाया है, ऐसा कुछ भी है, टाइम पे आपको लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, राइट। तो
आपका थोड़ा छोटा मोटा बवाल हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। तो देयर इज अ अथॉरिटी, बवाल को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल अथॉरिटी? कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशियल अथॉरिटीज में कौन आता है गाइस? कोर्ट्स। बट मेरे को बताइए, इस भारत में 14 लाख प्लस कंपनियां हैं, है ना। कोर्ट्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ऐसी सारी कोर्ट्स आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो अभी मेरे को बताइए, सपोज ये भाई साहब है, ये भाई साहब ने अभी खड़े होके वो भाई साहब को एक मुक्का मार दिया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, बवाल बड़ी हो गई, कहां पे पहुंचेगी? कोर्ट में। किसी ने किसी का खून कर दिया, मैटर कहां पहुंचेगी? कोर्ट में। किसी ने किसी को किडनैप कर दिया, रेप कर दिया, राइट, ये सारी बातें कहां पे जाएगी? समझना, कोर्ट में जाएगी। तो कोर्ट में अगर ये सारी बातें जाती है तो कोर्ट आपका ये कंपनीज एक्ट वाला बवाल पहले ध्यान में लेगा या फिर वो क्रिमिनल मैटर्स ध्यान में लेगा? अरे सर जो नहीं यार मारो लोग कंपनीज एक्ट नु वाला छोड़ पे बोला खून कर नाख्यू दे तने तने कंपनीज एक्ट ने सेक्शन नहीं पढ़ी दे बोला ने खून करी नाख्यू दे। तो कहना से दैट ये जुडिशियल अथॉरिटी तो कोर्ट बड़ी बिजी हो जाएगी, और ये इतनी बिजी है कि हमारा तो कभी टर्निज नहीं आएगा, और कंपनियां तो बेफाम वायोलेशन पे वायोलेशन करती रहेगी। हाई लव, मजा आ रहा है, लोग खून कर रहे हैं, हम मजा ले रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमारा टर्न ही नहीं आ रहा है, तो हमको कोई पेनल्टी नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा ना? यस और नो? इसीलिए पहले ऐसा होता था कि सर्टेन चीजों के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, सर्टेन चीजों के लिए। तो इसीलिए ये कोर्ट के पास पावर न रखते हुए उन्होंने कंपनीज के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया। क्या बनाया? स्पेशल कोर्ट। एंड स्पेशल कोर्ट का नाम दिया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये किसके लिए बना? यहां पे सिर्फ कौन सी बातें डिस्कस होगी? अगर आज किसी ने किसी का कुछ चोरी किया है, किडनैप किया है, और वो चाहता है नहीं मैटर तो આપણે एनसीएलटी में સોલ્વ કરાવશું, થશે नहीं था, कारण કે અહીંયા ખાલી ને खाली कंपनी लॉ नहीं मैटर डिस्कस થશે बॉस। समझना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैटर डिस्कस होगा यहाँ, बिकॉज ये स्पेशल कोर्ट है, ये आपका घर का कोर्ट नहीं है। समझना, यहाँ पे सारी बातें डिस्कस। तो कहना से दैट अब वो कंपनियों को जो मजा आ रहा था कि नहीं हम बेफाम अपने हिसाब से कोई भी नॉन कंप्लायंस करेंगे, बट अभी ऐसा नहीं होगा, राइट। ये एनसीएलटी और कोई नहीं बट दादाजी है। तो अगर झगड़ा हो गया तो सॉल्व करवाने का जवाबदारी किसका रहेगा? एनसीएलटी का। सपोज आपको ऐसा लगता है यार दादाजी पक्षपात कर रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है, तो यस आप एनसीएलटी के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो, एंड आप वहां पे जा सकते हो अपने परदादा के पास। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, जहां पे आप अपील कर सकते हो। सी, केस फर्स्ट टाइम फाइल करते हो उसको केस फाइल करना बोलते हैं। फिर कोई भी अथॉरिटी अगर आपको जजमेंट दे दे एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, कोई भी अथॉरिटी आपको जजमेंट दे दे एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो उस केस में अगर आप उसके जजमेंट को चैलेंज करते हो तो उसको बोलते अपील फाइल करना। क्या बोलते हैं उसको? कम ऑन, क्या बोलते हैं? एक बार आपका जजमेंट आ चुका है, एक बार क्या आ चुका है? जजमेंट आ चुका है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कोर्ट में जाएंगे या हम बड़ी कोर्ट में जाएंगे, हम अपील करेंगे। क्या करेंगे? अपील। तो यहाँ पे भी एनसीएलटी के जो भी जजमेंट से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन गो टू द एनसीएलटी। एनसीएलटी के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। कहां पे अपील कर सकते हो गाइस? सुप्रीम कोर्ट। ये मैं पूरे कंपनी लॉ के लिए आपको बता रहा हूं। यहाँ पे कभी भी हाई कोर्ट पिक्चर्स में नहीं आता है, बिकॉज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बिजी है। कैन वी से दैट? यस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में बहुत रेयर मैटर्स जाएगी ना, राइट, और हाई कोर्ट के अंदर मोस्टली मैटर्स वहां पे डील होती है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एनसीएलटी, राइट, और ये एनसीएलटी एंड एनसीएलटी के अंदर रिटायर्ड जज ही होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, सो दे हैव ऑल द नॉलेज। इवन आपको और मुझे भी एनसीएलटी के अंदर एज अ जज रहना है तो हम रह सकते हैं। कैसे? सर हमारे पास तो कहाँ एडवोकेसी का नॉलेज है, हम तो सीए, सीएस और सीए में कर रहे हैं। समझना, कानून ने ये बोला है इफ यू हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल का, एंड इफ
यू आर एट द एज ऑफ 50 मिनिमम, 50 साल की एज है, मतलब लाइफ आपने देख ली है, राइट, एंड 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो यस आप इस एनसीएलटी के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक टेक्निकल मेंबर होता है, यू कैन बी कंसिडर एज टेक्निकल मेंबर। 3-3.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी देते हैं, प्लस 365 दिन में से 165 दिन ही काम करना होता है, 200 दिन का वैकेशन होता है, वैकेशन में भी सैलरी मिलती है, राइट, और 11 बजे जाने का, 4 बजे छुट्टी। बट इसके लिए आपके पास भरपूर मात्रा में नॉलेज होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 50 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली वहां पे टेक्निकल मेंबर बन सकते हो, जजमेंट्स भी दे सकते हो, बहुत सारी चीजें। इतना पैसा दे दे कि वहां पे घूस लेने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, है ना, और लेने का भी नहीं। वेरी क्लियर विद दिस, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझना गाइस। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी मैटर्स होगी तो अपन जाएंगे दादाजी के पास, एनसीएलटी के पास। पहले 1956 में ना कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, बट इसमें क्या होता था कि सर्टेन चीजों के लिए कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाना पड़ता था, एंड सर्टेन चीजों के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता था। फिर जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, तो उन्होंने कंपनी लॉ बोर्ड को भी हटा दिया और कोर्ट को भी फ्री कर दिया कि कोर्ट तू अपना काम कर, वो झगड़े वाला, खराबी वाला, खून खराबी वाला, वो सारी मैटर्स तू सॉल्व कर। हमने अपने लिए क्या बना लिया है अभी, स्पेशल कोर्ट बना लिया है, जिसको हम बोलेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो अभी हर एक मैटर के लिए किसके पास जाएंगे? एनसीएलटी। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी समझना, ये अपन ने जो एक्ट बनाया, ये एक्ट पार्लियामेंट में बनता है। हमने पार्लियामेंट में राजू, केजू, मोदी, हाथी, घोड़ा, पालकी सबको बिठा के, रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी सबको बिठा के हमने ये एक्ट पास करवाया। फिर ये एक्ट मिस्टर आरके के पास, रणबीर कपूर जी, नहीं क्या नाम था, रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के पास लेके गए, उन्होंने हस्ताक्षर किया इसके ऊपर, मतलब कि सिग्नेचर किया, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश किया, ये एक्ट अपना लागू हो गया। ठीक है, इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, समझना, इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये जो अपना कंपनीज एक्ट आपने बनाया गाइस, इसी एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेक्शन 161, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन अपॉइंट एनीवन एज एन एडिशनल डायरेक्टर। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो किसी भी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। तो मुझे बताइए कि सपोज ये अपना बोर्ड है, ये आगे जो 5 जन बैठे हैं, ये अपना बोर्ड है, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये रास्ते में भाई साहब जा रहे हैं, ओ यहाँ पे आओ, डायरेक्टर बनोगे कंपनी का, चलो आ जाओ। क्या ऐसे वो किसी को भी एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे? बताइए। अच्छा खासा दिख रहा था वो बंदा, हाँ 18 प्लस का है, ठीक है, शकल से अच्छा है, तो मुझे बताइए क्या उसको एज ए डायरेक्टर बना ले? यस और नो? You have signed on the... Yes, anyone, any person. Anyone मतलब बना सकता है, फिर उसकी क्वालिटीज चेक कर दी जाएगी। बट बेटा जो एक्ट हमने पार्लियामेंट में पास किया, उसके अंदर तो सिर्फ इतना ही लिखा है, सेक्शन में, एक्ट में ऐसा ही लिखा है। ये जो एक्ट हमने पार्लियामेंट में पास किया है, उसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर। यस, बना सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसी को भी उठा के डायरेक्टर बना दिया ऐसा? एक्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखा है। डायरेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है और एनीवन मतलब किसी को भी, मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो बना सकते हैं। ओके, किसी को भी उठा के डायरेक्टर बना दे, कुछ देखा नहीं, किया नहीं, कुछ भी नहीं, क्वालिफिकेशंस बाद में चेक किए जा सकते हैं। ओके ठीक है, तो वो सब कुछ, बट एक्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा है, समझना। मुझे ये बताइए, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसका हाथ होता है? एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसका हाथ होता है बेटा? उसकी इंटेलिजेंस का नहीं, हाथ होता है, हाथ बेटा, हाथ बोला बेटा। एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसका हाथ होता है? हाँ यस, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसका हाथ होता है बेटा? जो आंसर मुझे चाहिए वो बोलो ना।
उसका खुद का हाथ होता है। उसकी बीवी, बीवी बोलो ना यार। हाँ, उसकी वाइफ का या उसकी मॉम का, राइट? ऐसे बोला जाता है कि भाई एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यस और नो? राइट। ठीक वैसे ही एक सक्सेसफुल एक्ट के पीछे रूल्स का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? जब एक्ट, सी, पर्सन के पीछे औरत रहती है ना, ऐसा बोला जाता है कि भैया एक आदमी के पीछे एक औरत रहती है, राइट? तो वैसे ही एक्ट के पीछे पीछे क्या बनता है? आई ऑलवेज सेड पीछे पीछे। जहां पे भी एक्ट में ऐसा लिख दिया सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो मुझे बताइए बच्चों ये मैटर्स कहां पे प्रिस्क्राइब्ड होगी? रूल्स में। एक्ट के अंदर लिखा है, एक्ट के अंदर लिखा है कि ये चीजें जो है ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फाइल करनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, तो वो फॉर्म कहां पे डिफाइन होगा? रूल्स में। वो हर एक बात जो एक्ट जहां पे स्टॉप कर देता है वो बात कहां पे होती है? एक्ट आपको ऐसा बोलता है कि ये चीज करने के लिए ये फॉलो करो, बट वो कैसे फॉलो करना है वो कौन बताएगा आपको? वो रूल्स बताए। प्रोसीजर्स, मेथड्स, फॉर्म्स, नंबर्स, ये सारी चीजें आपको किस में पता चलेगी? रूल्स के। तो मुझे बताइए कि मैं आपको यहाँ पे ऐसा लिखा था 161 के अंदर कि वो किसी को भी कर सकता है, राइट? एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो प्रिस्क्राइब्ड कहां पे हुआ? रूल्स में। वहां पे आपको देखना पड़ेगा उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका डिस्क्वालिफिकेशंस है कि नहीं है उसके अंदर, एंड वो सारी चीजें, तब जाके आप उसको ओपन कर सकते हो। एनीवन मतलब डज नॉट मीन एनीवन। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जो उस क्राइटेरिया में फिट होता है उसको हम ओपन करेंगे। तो मुझे बताइए, आपको जो मैं एक्ट पढ़ाने वाला हूं उसमें सिर्फ एक्ट पढ़ाऊं या एक्ट के साथ रूल्स भी पढ़ाऊं? दोनों चीज पढ़नी है ना, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही ये था सबसे पहले आके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। पहले हमने एक्ट बनाया, ठीक है? एक्ट के पीछे पीछे आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि सर हमको आप एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ाओ, सिर्फ एक्ट नहीं चलेगा सर। एक्ट तो पढ़ाओ, साथ में क्या पढ़ाओ? रूल्स पढ़ाओ। ठीक है, चलो मैं रूल्स भी पढ़ाऊंगा आपको पक्का। अभी मेरे को ये बताइए, ये जो जुडिशियल अथॉरिटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये जो जुडिशियल अथॉरिटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, ये आपको कोई जजमेंट देता है। क्या देता है? एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी, सुनिए। एक परिवार था, उसके अंदर है ना एक मॉम डैड, दो छोटी छोटी बच्चियां थी। एक 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। घर में दो छोटी बच्चियां थी, मॉम डैड थे, और एक उसके दादाजी थे। कौन थे? दादाजी। वो दो छोटी छोटी बच्चियों के दादाजी। वो 9th स्टैंडर्ड वाली लड़की ने अपनी मम्मा को बोला कि देख मम्मा, अभी मैं धीरे धीरे बड़ी हो गई हूँ, मेरे को अपना पर्सनल फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, एक आईफोन दिला दो मेरे को। मम्मा ने बोला, 9th स्टैंडर्ड उसका खत्म हुआ था, वैकेशन चल रहा था। मम्मा ने बोला नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो तेरा बोर्ड का एग्जाम आएगा, 10th स्टैंडर्ड में आई तू, तेरा ट्यूशन भी चालू हो रहा है 2 दिन के अंदर, वैकेशन जैसा तेरे के लिए कुछ होता नहीं है, सो अभी तेरे को फोन नहीं मिलेगा। उसने थोड़ी सी जीत की, मम्मा को बोला कि यार तू ऐसे कैसे करती है, मेरे हर एक फ्रेंड्स के पास फोन है, कब से है, मैं अभी डिमांड कर रही हूँ और तू मेरे को फोन देने से मना कर रही है। मम्मा ने मना कर दिया। हो गई बवाल, उस लड़की की अपनी मॉम के साथ हो गई बवाल। वो 9th स्टैंडर्ड वाली लड़की, ये सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रही थी। 7th स्टैंडर्ड छोटी बच्ची, वो ऑब्जर्व कर रही थी कि दीदी ने फोन मांगा बट देखो दीदी को नहीं मिला, ठीक है। अभी वो 9th स्टैंडर्ड वाली जो लड़की थी वो गई दादाजी के पास कंप्लेन करने, दादाजी मैंने मम्मा को बोला था ये वो फोन देने के लिए, ये वो, बट वो दे नहीं रही है। दादाजी ने बोला ऐसे कैसे तेरी मम्मा मना कर सकती है। दादाजी ने एक तरफी बात सुनी थी अभी तो, ठीक है। दादाजी ने बोला चलो हियरिंग करते हैं। दादाजी बीच में चेयर लेके बैठ गए। एक बाजू कटघरे में वो 9th स्टैंडर्ड वाली लड़की खड़ी है, एक बाजू उसकी मम्मा को बुलाया गया, समन्स भेजा था, राइट, जाओ लेके आओ उसको। और वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की पकड़ के लेके आई, चलो चलो दादाजी बुला रहे, ठीक है। अभी हियरिंग चल रही है, वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की सब कुछ देख रही है, समझना। वहां पे
पूछा गया 9th स्टैंडर्ड वाली लड़की को, बताइए आपको फोन क्यों चाहिए? दादाजी इसमें ऐसा है कि अभी तो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलता है, तो अगर हमको कभी ऑनलाइन पढ़ना है तो अगर फोन होगा तो घर से भी पढ़ पाएंगे, राइट? कोई सेशन मिस हो गया तो वीडियो लेक्चर्स भी देख पाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं अभी बार बार कहाँ मम्मा को तंग करूँ कि तेरा फोन दे, या वो बिजी होती कहीं बाहर गई होती है तो फिर मेरा सेशंस मिस होते, तो इसीलिए मुझे फोन चाहिए। मस्त हाथ में आ गया था ये तो, हाँ अच्छी वाली चीज। मम्मा को पूछा गया, मम्मा ने बोला ऑलरेडी हमने उनको लैपटॉप देके रखा है, घर पे वाईफाई है, जो भी सेशंस उसको देखना है वो सब कुछ देख सकती है, देन फोन क्यों? फोन की जरूरत क्यों है? समझिए, राइट? एंड अभी उसका 10th स्टैंडर्ड में कहा फोन देने से मना कर रही हूँ, 1 साल के बाद डेफिनेटली अपन उसको, जैसे उसका 10th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, डेफिनेटली हम उसको लाके देंगे। दादाजी को बात सही लगी कि बात तो सही है, उसका जो पर्पस है वो तो फुलफिल हो ही रहा है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की। फिर से हाई, दीदी को मोबाइल नहीं मिला, हाँ उसको मतलब ऐसे फील ले रही थी वो। छोटे बच्चे छोटे भाई बहन ऐसा करते हैं, ठीक है? और जजमेंट ये आया कि भैया तेरे को अभी फोन नहीं मिलेगा, बट यस दिन में 2 घंटा तो तेरे मम्मी का फोन शाम को यूज कर सकती है, 1 से 2 घंटा, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन। तेरे को कोई नहीं पूछेगा तू गेम खेल रही है या कुछ और कर रही है, दैट्स ओके। ऐसा जजमेंट आया। अभी वो दोनों जन को मानना पड़ा, दादाजी की बात थी, दादाजी ने अच्छे से समझाया छोटी बच्ची को भी और उसकी मम्मा को भी। अभी 2 साल के बाद सेम सिचुएशन हुई, वो 7th स्टैंडर्ड वाली लड़की आई 9th स्टैंडर्ड में, और उसको भी भूत चढ़ा कि मुझे मेरा पर्सनल फोन। मुझे बताइए, क्या वो जैसे वो अपनी बड़ी दीदी ने प्रोसेस फॉलो की थी, दादाजी के पास गई, हियरिंग करा और जजमेंट आया, क्या वो सेम फॉलो करेगी? वो मान लेगी अपने आप से ही कि अपन को मिलने वाला, दीदी को नहीं मिला था तो मुझे भी नहीं मिलेगा, और मुझे कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। क्या वो ऐसे अपने आप को मना लेगी वो अर्लियर जजमेंट पढ़ के, या फिर वो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेगी? बताइए। पहला वाला जजमेंट पड़ेगी और उसको पता चलेगा कि यस ये तो सेम टू सेम है, अपने फेवर में कुछ आने वाला नहीं है। सेम गोस टू एनसीएलटी केसेस गाइस। अगर आज कुछ मैटर कंपनी की हुई है किसी चीज को लेके, और एनसीएलटी ने उस चीज का जजमेंट दे दिया है, किसी दूसरी कंपनी क्या वो सेम मैटर के लिए अपना पैसा बर्बाद करके एनसीएलटी में जाएगी? नहीं जाएगी, और वो उसका रेफरेंस ले लेगी, या फिर वो उस हिसाब से वहां पे एक्ट करेगी कि भैया एनसीएलटी तो इसी मिजाज में है तो यही जजमेंट आएगा। सो बेटर है कि अपन अपना पैसा वेट वहां पे नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी 10 बजे अपना लेक्चर खत्म हुआ, आप सब लोग गए पार्किंग में, अपना व्हीकल निकाला, एंड आप लोग विजय क्रॉस रोड जाने वाले थे। तो ये जो अपना हॉलीवुड की बस्ती है, वहां से होते हुए आप लोग विजय क्रॉस रोड जाने वाले थे, एंड पता चला कि हॉलीवुड बस्ती पे ही पुलिस खड़ी है और हर एक का लाइसेंस, राइट, और आपका अदर डॉक्यूमेंट्स जो है आरसी और पीयूसी सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ होता है, पीयूसी कभी नहीं होता जनरली, है ना? तो अपन ने सोचा, आपने देखा आपके 1-2 भाई बंधु तो वहां जाके पकड़े भी गए, साइड में खड़ा कर दिया उनको। तो अभी क्या आप लोग भी ऐसे राजाशाही जिंदगी में आके, राइट, अपन देखते अपन को कैसे पकड़ते हैं, कैसे जाओगे या रास्ता चेंज करोगे? बिकॉज मालूम है कि आगे पेनल्टी लगेगी। तो जैसे अगर यहाँ पे भी एनसीएलटी के कोई केस के अंदर अगर किसी कंपनी को पेनल्टी लगाए, आपका भी सेम मैटर है, तो क्या आप उस चीज को सुधारने का ट्राई कर लोगे अपने आप से, या एनसीएलटी में जाके कंप्लेन करोगे? अपने आप से सुधारने का ट्राई करेंगे, समझना। मीनिंग देयर बाय एनसीएलटी के जजमेंट अगर हमको पता चल जाए, तो किसी चीज में अगर डिस्प्यूट हुआ है कंपनी का आरओसी के साथ या कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, बट अगर हमको जजमेंट मालूम हो तो हम चीजों को रिपीट वहां पे नहीं करेंगे और उसके जजमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो क्या आप लोग मेरे से ये ऐसे अच्छे अच्छे जहां जहां पे जजमेंट्स पास हुए हो, क्या वो पढ़ना चाहते हो? क्या आपको ये जजमेंट्स पढ़ने हैं मेरे से? यस। तो मतलब आपको एक्ट भी पढ़ना है, और आपको रूल्स भी पढ़ना है, और आपको मेरे से जजमेंट्स भी पढ़ने हैं। क्यों? बिकॉज अगर जजमेंट्स मालूम हो तो हम चीजों को रिपीट
नहीं करेंगे, और हम उसका रेफरेंस लेके जहां पे भी हमारे फेवर में है तो रेफरेंस ले लेंगे, हमारे फेवर में नहीं है तो उसको सुधार देंगे जो गलतियां हमने की है, अदरवाइज कभी भी पेनल्टी लग सकती है। यस और नो? यस, एंड दैट्स व्हाई जजमेंट्स को वहां पे रीड किया जाता है और अकॉर्डिंगली समझा भी जाता है कि हम जिस चीज को हमारे एंगल से समझ रहे हैं, क्या एनसीएलटी भी सेम समझता है, क्या उसकी अथॉरिटी भी सेम उसका इंटरप्रिटेशन क्या इसी तरीके से होता है? यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि आपको मेरे से एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है, जजमेंट्स पढ़ने हैं, तो ऐसा बोलो ना सिंगल वर्ड में कि आपको मेरे से क्या पढ़ना है? लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिकॉज लॉ इज इक्वल्स टू एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट, सब कुछ जो आता है, क्लैरिफिकेशंस, सब कुछ, राइट? तो उसको वन वर्ड में क्या बोला जाएगा गाइस? लॉ बोला जाएगा। सो ऐसा बोला गया है द एक्ट, ये एक्ट है, ये क्या है? एक्ट, ये रूल्स है, ये उसके रेगुलेशंस है, हाँ ये उसके नोटिफिकेशंस, ये सर्कुलर, ये पूरा का पूरा बनके क्या बनता है? लॉ बनता है। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज का एक्ट आ जाएगा, रूल्स आ जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, राइट? उसके क्लैरिफिकेशंस, नोट्स आ जाएंगे, ठीक है? वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि भैया इसको लॉ बोलते हैं। तो हर एक चीज, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप पढ़ के आए तो उसके रूल्स भी है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए तो उसके रूल्स भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए तो उसके भी रूल्स है। उस रूल्स के अंदर और कुछ नहीं बच्चों, बट उस रूल्स के अंदर वहां पे ये चीजों जो प्रिस्क्राइब होती है वो वहां पे प्रिस्क्राइब हो जाती है। वहां पे आपको किस फॉर्म में इसको फाइल करना है, क्या प्रोसीजर्स वहां पे आपको करनी पड़ेगी, राइट? ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई होती है? रूल्स के अंदर लिखी हुई होती है, और वो एक्ट के बाद ही बनता है। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है, एक्ट बनाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता था? पार्लियामेंट में। समझिए, एक्ट कहाँ पे बनता था? बट रूल्स के लिए ऐसा नहीं है। बताइए रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे आपको अपोजिशन पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं होती। ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में बन जाएगा, बट रूल्स के लिए आपको किसके पास जाने की जरूरत नहीं है? कम ऑन, किसके पास जाने की जरूरत नहीं है? ऑपोजिशन पार्टी के पास जाने की जरूरत। सुबह मोदी जी ने डिसाइड किया कि रूल्स बनाना है, राइट? ड्राफ्ट बना के दे दिया, शाम को मोदी जी ने साइन कर दिया, बात खत्म, रूल्स एप्लीकेबल। इसीलिए रूल्स बनाना बहुत इजी है, उसमें कोई वहां पे सामने दलील नहीं करेगा, समझना। इसीलिए पहले क्या होता था पता है? कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें ना गाइस, तो 1956 में जो कंपनीज एक्ट था उसमें 670 प्लस सेक्शंस हुआ करते थे, एंड रूल्स की मात्रा बहुत कम थी। बट फिर होता क्या था कि छोटा सा सेक्शन चेंज करना है ना, तो आपको मालूम है सेक्शन के अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट भी आता है तो भी आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। रूलिंग पार्टी अमेंडेड बिल प्रेजेंट करेगी, अमेंडेड बिल, ठीक है? कहां पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट क्या करेगा? तो अमेंडेड बिल को डिस्कस करने के बाद अपनी अप्रूवल देगा। लोकसभा, राज्यसभा, उसमें अपोजिशन पार्टी भी होगी, हर कोई होगा, और ये लोग 365 दिन तो मिलते नहीं है, तो उसमें अगर 3-4 महीने का उनका वैकेशन आ गया तो उसके बाद जब मिलेंगे तब अमेंडेड बिल प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? फिर वो अमेंडेड बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, फिर वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो अमेंडेड बिल, एक लाइन का ही अमेंडमेंट है, पर फिर भी देखना सेम प्रोसेस, आपको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा, एंड फिर आपका कंपनीज एक्ट लागू होगा, अमेंडेड बिल लागू होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? द सेम प्रोसेस दैट वी हैव फॉलोड इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एक्ट, पहली बार जब बना वही प्रोसेस डिट्टो अमेंडमेंट के अंदर भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो इससे क्या होता है पता है कि कोई चीज अपन को लगती है ना कि आज से वो चीज आइडियली एप्लीकेबल हो जानी चाहिए, वो 1 साल के बाद एप्लीकेबल होती है, इसीलिए तो इंडिया पीछे है। समझिए, जो चीज हमको लगता है राइट, तो हम पीछे क्यों चलते हैं? बिकॉज हमको ऐसा लगता है आइडियली ऐसा होना चाहिए, हर एक कंट्री फॉलो करती है, बट हमारे वहां पे तो उसकी अप्रूवल आने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है ना? इसीलिए कानून ने सोचा कि भैया टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम एक काम कर सकते हैं कि हम सेक्शन को कम करके क्या बढ़ा देते हैं? रूल्स बढ़ा देते हैं, जो जो चीजें पॉसिबल है उसको कवर कर देते हैं भैया रूल्स के अंदर। इसीलिए जब आपका कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, इसके अंदर सेक्शंस हो गए 470, एंड रूल्स की मात्रा को, क्यों? बिकॉज रूल्स में कुछ चेंजेस करना है, सुबह मोदी जी को डिसाइड किया और शाम को चेंज हो गया। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यस। सेक्शंस के अंदर जो चीजें होती है उसको बोलते हैं सेक्शंस, फिर उसके नीचे आता है सब सेक्शंस, और यहाँ पे होते हैं रूल
एंड सब रूल। वेरी क्लियर? इज देयर एनी डाउट इन दिस? लॉ एंड एक्ट का डिफरेंस समझ में आता है आपको? लॉ के अंदर क्या हो सकता है एंड एक्ट के अंदर क्या आता है, ठीक है? वो सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताने का ट्राई किया। इज देयर एनी डाउट इन दिस? इफ यू हैव एनी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ऑनलाइन वाले बंधु आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यस गाइस, एनी डाउट? कंपनी कॉर्पोरेट करेंगे तो वो फिर मतलब छोटी मीटर में लेनी पड़ेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है यार, उसके पास ही पावर है, और वो हर एक सेक्शंस में लिखा हुआ भी है। लाइक सेक्शन 7 इज देयर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको जाके रीड करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, राइट, कि आपको इस हिसाब से ये चीजें करनी है। बट उसमें आप सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पे पहले पापा के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ता है, जो आप लोग पढ़ के सीए में इंटर के अंदर, है ना, लाइसेंस लेना पड़ता है। बिकॉज आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट का, चैरिटी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, किसी और चीज के लिए। तो वहां पे रीजनल डायरेक्टर्स के पास पावर है, वो आपको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस जब मम्मा को दिखाओगे तब मम्मा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का। बाकी नॉर्मल कंपनीज के लिए तो वो कंपनी वाइज डिफर करेगा, वो वहां पे फिर आपका सेक्शन वाइज डिफर करेगा। तो वो सेक्शंस के अंदर तो पर्टिकुलरली लिखा ही होगा, बट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि जनरली बड़ी बड़ी बातों के लिए किसको तंग करते हैं? पापा को। छोटी मैटर्स के लिए किसके पास जाएंगे? मम्मा के पास। ओके, ग्रेट। यस गाइस, सो अभी मेरे को ये बताइए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अंदर आप लोग ने बोला कि ये दो इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक शेयर होल्डर है एंड दूसरा डायरेक्टर है। शेयर होल्डर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके सामने उसको कभी कभी डिविडेंड मिलता है, ठीक है। एंड डायरेक्टर कंपनी के अंदर बिजनेस करता है, मैनेजमेंट करता है, उसके सामने उसको सैलरी एंड रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। तो यही दो इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मुझे बताइए कि कंपनी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, तो अगर मीटिंग की बात आए तो किसकी मीटिंग करेंगे हम? मीटिंग किसकी करेंगे? इधर करेंगे डायरेक्टर्स की, या फिर किसका मीटिंग करेंगे हम? शेयर होल्डर्स की। ये जो डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रह सकता है? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, राइट, बिकॉज सारे लीगल पॉइंट्स, कंप्लायंस एस्पेक्ट्स पॉइंट्स वो जानता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको आपको प्रेजेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पे अगर आप वहां पे कुछ भी डायरेक्टर्स वहां पे मिलके, जैसे कि कोई हॉस्पिटल की कंपनी है, जाइडस है, तो उसमें मोस्टली सारे डायरेक्टर्स डॉक्टर्स ही होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर्स, ठीक है। अभी वो लोग मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, बट उनको लॉ नहीं मालूम है, तो कैसे होगा फिर? जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें लोग वहां पे 100 करोड़ की पार्टियां है, बट नॉलेज नहीं है, राइट। तो ऑब्वियसली इसीलिए ओनली सीएस, जो प्रैक्टिस वाला नहीं, जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, जो कंपनी ने हायर करके रखा है, उनको वहां पे हम अलाउड कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो यस, ये डायरेक्टर्स यहाँ पे अटेंड करते हैं, बट इसको मीटिंग को बोलते कौन सी मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग। बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसीलिए उसको क्या, कौन सा मीटिंग बोलेंगे? बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको कौन सा मीटिंग बोलते हैं? जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक एजीएम, हाँ, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एंड दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। क्या बोलते हैं उसको? ईजीएम। समझना, ये एजीएम साल में कितनी बार करते हैं? अरे सर, जिसका नाम ही एनुअल है, कितनी बार करेंगे? एक ही बार करेंगे ना, राइट। सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट 2013 का जो आप लोग पढ़ के आए हो, इसके साथ डील करता है, एंड इसके लिए सेक्शन 100 डील करता है, ठीक है। वाइल बोर्ड मीटिंग की जो बात करें, जो आप लोग अब पढ़ने वाले हो सीए में फाइनल के अंदर, समझना, अभी ये पढ़ने वाले हैं अपन, हाँ, बोर्ड मीटिंग। ये बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली प्रेजेंट होता है। आप वहां पे स्पेशल इनवाइटी को भी बुला सकते हो। किसको बुला सकते हो? स्पेशल इनवाइटी। जैसे कि वहां पे दो कंपनीज को मिलके मर्जर करना है, राइट, तो कंपनी के पास नॉलेज नहीं था, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के पास भी नहीं था, माइट भी, या फिर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं है, बिकॉज जरूरत नहीं थी तो अपन नहीं किया था। तो अभी आप में आपको वहां पे ये मर्जर की टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या रहेगी, वो समझने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना था या चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना था,
तो क्या आप उसको बोर्ड मीटिंग में अलाउ कर सकते हो? यस, एज अ स्पेशल इनवाइटी आप उसको अलाउ कर सकते हो। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए आएगा, पर्टिकुलर एजेंडा के लिए आएगा, अपना काम खत्म करके चला जाएगा। ऐसे आप बोर्ड मीटिंग में कॉस्ट अकाउंटेंट को बुला सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एडवोकेट को, सपोज कोई केस हो गया, केस फाइल करना है, राइट, या पिटीशन करनी है, हाई कोर्ट में मैटर हो गई है, वो मैटर हो रही है, राइट, आपको वो करना है, तो उस केस के अंदर फिर आपको किसको बुलाना पड़ेगा? स्पेशल इनवाइटी में एडवोकेट को बुलाना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि नहीं नहीं सिर्फ डायरेक्टर्स ही जाएंगे और कोई नहीं जा सकता, ये तो बोर्ड रूम है। स्पेशल इनवाइटी को हम डेफिनेटली वहां पे इनवाइट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये जो बोर्ड मीटिंग है बच्चों, ये बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 के हिसाब से चलेगा, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होता है। ये बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार करने की? इज देयर एनी आइडिया? 4 बार, एटलीस्ट 4 मीटिंग वहां पे करनी होती है। सब कुछ अपन 173 के अंदर पढ़ेंगे। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि ये जो बोर्ड मीटिंग हम करते हैं, इस बोर्ड मीटिंग के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो कैसे लेंगे? किसी एक पर्टिकुलर मैटर है, उसके अंदर हमको डिसीजन लेना है तो कैसे लेंगे? वोटिंग करवा के, वोट करवा के। तो कितने वोट आए तो वो मायने रहेगा, या कितने वोट आए तो नहीं रहेगा, कैसे करेंगे? बोर्ड मीटिंग है बेटा, बोर्ड मीटिंग में वहां पे कैसे होगा? मेजोरिटी। क्या होगा? बोर्ड मीटिंग में ऑलवेज जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे बेटा? मेजोरिटी के हिसाब से। मेजोरिटी अगर किसी चीज के लिए हाँ बोल देते हैं, मतलब उस एजेंडा को अप्रूव कर दिया, मतलब कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। मेजोरिटी वहां पे अगर अप्रूव करते हैं तो यस, आपका वो रिजोल्यूशन, ठीक है, बन जाएगा बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, बट यहां पे हम जनरल मीटिंग की बात करें तो जनरल मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेना है, जनरल मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेना है तो इसमें 2 चीजें हैं। सर्टेन मैटर्स के लिए मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए? इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब मोर देन 50%, आधे से ज्यादा फेवर में वोट चाहिए तो आपका सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। बट यस, सर्टेन चीजों के लिए वहां पे मेजोरिटी तो चाहिए, बट उसको, ये सिंपल मेजोरिटी को वहां पे बोला जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बट यहां पे इसको क्या बोला जाएगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। समझना। पर ये कौन सी मेजोरिटी होगी? यहाँ पे चाहिए आपको 3/4 मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं 75%। ये सी, यहाँ पे मोर देन हाफ है, यहाँ पे मोर देन 75% नहीं है। 75% आ गया मतलब खत्म। 75 अगर एग्जिट हो रहा है तो हो जाएगा। यहाँ पे 50 एग्जिट होगा तो नहीं होगा, बिकॉज 50 फेवर में है तो 50 अगेंस्ट में तो है, राइट। तो इसमें मोर देन हाफ चाहिए, बट 3/4 मेजोरिटी में मोर देन 3/4 नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ 75% होगा मिनिमम तो चलेगा। इज दिस क्लियर? ये रिजोल्यूशन समझ में आता है? बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में होगा। ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन है तो समझ जाने का कि मीटिंग कौन सी बुलानी पड़ेगी। बिकॉज आपको जब एक्ट पढ़ोगे, एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस है, उस एक्ट के अंदर सिंपली ऐसा ही लिखा होगा, इफ यू वांट टू डू दिस इन्वेस्टमेंट इन दैट केस यू आर सपोज्ड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको वो स्पून फीडिंग नहीं करके देंगे, एजीएम बुलाओ या ईजीएम बुलाओ 3/4 मेजोरिटी। आपको सिंपली ऐसा बोल दिया। अभी आपको समझने का, स्पेशल रिजोल्यूशन बोला है मतलब वो बोर्ड मीटिंग में तो होगा नहीं। वो कौन सी मीटिंग में होगा? जनरल मीटिंग में होगा। जनरल मीटिंग अगर अभी आपकी एजीएम आ रही है तो उसमें कर लो, एजीएम नहीं आ रही है तो हम क्या बुला लेंगे? ईजीएम। बिकॉज एजीएम तो साल में कितनी बार होती है? एक बार। तो सपोज आपका एजीएम अभी अभी 1 महीने पहले गया है तो 1 साल का वेट तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बुला लेंगे? ईजीएम। कितनी बार बुला सकते हैं? देयर इज नो सच लिमिट। जितनी भी बार आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है, आप वहां पे ईजीएम बुला सकते हो। इज दिस क्लियर? ये रिजोल्यूशन वर्ड समझ में आता है आप लोग को? What do you mean by resolution? To present facts or rules. No. Order? No. Resolution क्या होता है? What do you mean by this resolution? So something new is coming, you have to present or inform. Voting.
एजेंडा इज नॉट द रिजोल्यूशन बेटा। चलो अपन समझते हैं। आज का अपना बेसिक सेशन ही है, आप लोग को ये पता चल गया होगा राइट, बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती है बिफोर स्टार्टिंग द एक्ट और सिलेबस। ये सारी चीजें अगर थोड़ी थोड़ी सी पता चल जाए कि हमको किस अथॉरिटी के साथ डील करना है, दैट इज आरओसी, आरडी, एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी के जजमेंट्स क्या होते हैं, एक्ट कैसे बनता है, रूल्स कैसे बनता है, राइट, मीटिंग्स क्या होती है, रिजोल्यूशंस क्या होता है, तो सिर्फ अपना आज का सेशन बेसिक रहेगा। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट वीक अपना सेशन आएगा अभी, तब से हम शुरुआत कर लेंगे। तो जिसने भी ये बेसिक वाला सेशन आपके किसी बंधु ने, भाइयों ने नहीं देखा तो उसको बोलना कि रिकॉर्डेड देख ले, राइट, सो दैट नेक्स्ट सेशन से अपन फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत भी कर लेंगे। Particular with this, ठीक है। सो यस गाइस, अपन बात करते हैं रिजोल्यूशन की। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि वोटिंग चेक कर रहे हैं। ओके, ठीक है, किसी भी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचना, ऐसा बोल रहे थे। ओके, चलो ठीक है। अपन एक कंपनी अभी थी, ठीक है, एक फेमस कंपनी थी, सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई, सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अभी इसके अंदर 4 डायरेक्टर्स थे। सचिन ठक्कर, मेरा छोटा भाई मिस्टर बादल ठक्कर, मेरे पापा मिस्टर अरविंद ठक्कर एंड एक मिस्टर शाह करके थे। ये 4 डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के अंदर, एसएपीएल के अंदर। एसएपीएल समझते हो ना, ठीक है। अभी हम 4 ही शेयर होल्डर थे, हम 4 डायरेक्टर्स और हम 4 शेयर होल्डर्स। अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, तो पापा ने मेरे को बोला कि बेटा तू है ना बैंक में जाके ये कंपनी का करंट अकाउंट ओपन करवा लेना। मैंने बोला ठीक है। तो मेरा है ना बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा सेविंग अकाउंट चल रहा था बीओबी में, तो मैं सीधा बीओबी के मैनेजर को जानता था, शर्मा जी को। तो मैं गया बीओबी के मैनेजर के पास, शर्मा जी को जाके बोला, शर्मा जी यार हमने ना अभी अभी एक कंपनी बनाई है, तो वो कंपनी का करंट अकाउंट ओपन करना है। सर कर दो ना, अभी मैं बैठा हूँ आधे घंटे में। लगे ऐसे नहीं होता है, जाओ जाके बोर्ड रिजोल्यूशन लेके आओ। ऐसे नहीं होगा, ये आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये कंपनी का अकाउंट है। जाके क्या लेके आओ, बोर्ड रिजोल्यूशन लेके आओ, उससे बिना नहीं होगा। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं चल रहा था बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह क्या होता है। मैं तो घर वापस आ गया। रात को जब डिनर कर रहे थे, डिनर टेबल पे बैठे थे, पापा को बोला, पापा मैं गया था वो शर्मा जी के पास, बट शर्मा जी तो कुछ वो बोर्ड रेजोल्यूशन जैसा मांग रहे थे कि जाओ वो लेके आओ। पैन कार्ड वगैरह देते तो मैं दे देता, वो सब मुझे को पता चलता है, बट ये बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है। मैंने पापा को पूछा, पापा ने बोला ठीक है यार, वो मैं रह गया यार, मैं भूल गया तेरे को बताना। चल एक काम कर तू है ना सारे डायरेक्टर को नोटिस भेज बोर्ड मीटिंग का। मतलब पापा क्या मस्ती कर रहे हो यार, 3 तो हम यहाँ पे बैठे हैं, एक अपना शाह है बाजू वाला। पापा ने बोला ऐसा नहीं होता, ये अपना पर्सनल मीटिंग नहीं है, ये अपना पर्सनल मीटिंग, मैं तेरे को बोल रहा हूँ वैसे कर। तो नोटिस भेज आज से 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद की मतलब 7 डेज का गैप रख, और क्या कर, नोटिस भेज। बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द एसएपीएल, पापा ने मजबूरन मेरे से क्या भिजवाई, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। 1 तारीख को मैंने नोटिस भेजी और लिखा कि भैया मीटिंग है 8 तारीख को, तो सब लोग हवेली पे आ जाना। मतलब के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, अपने तो हवेली हुआ ना। तो भैया आप सब लोग वहां पे आ जाना, समझना मेरी बात, ठीक है। तो ठीक है, अभी 8 तारीख का मंगलवार का वो दिन, सारे लोग वहां पे आ गए। मैं आया, फिर यहाँ पे बादल बैठा, पापा एंड मिस्टर शाह। 8 तारीख को मीटिंग था गाइस, हम लोग रजिस्टर ऑफिस पे, कंपनी का जो ऑफिस था वहां पे प्रेजेंट हो गए। पापा को सबने, बिकॉज हर एक मीटिंग का चेयरमैन होता है, हर एक मीटिंग में क्या होता है बच्चों, चेयरमैन। चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, या फिर आपकी सोसाइटी की भी इवन मीटिंग होती है ना, तो उसमें भी चेयरमैन होता है। चेयरमैन के बिना बात आगे नहीं बढ़ती है। तो हम सबने मिलकर पापा को चेयरमैन बनाया कि आप बड़े हो, राइट, और आपका सब मानेंगे, तो एक काम करो, आप ही चेयरमैन बन जाओ, ठीक है। वहां पे पापा ने बोला कि देखो भैया, हमारा सबसे पहला एजेंडा आज मिलने का हमारा पर्पस क्या है। सी हर एक मीटिंग का पर्पस होता है, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल मीटिंग भी क्यों ना हो, उसका भी क्या होता है बेटा,
पर्पस होता है। चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो तो ऐसे ही मस्ती मारने के लिए मिले, दैट इज द पर्पस, राइट। रिलेटिव्स के साथ है तो छोकरी देखाड़ से, छोकरो देखाड़ से उवे कहीं ख्वाई, राइट, तो એવું પણ કઈ ખોઈ શકે। तो किसी भी चीज का, इवन सोसाइटी में भी मीटिंग होती है तो नोटिस आवे भाई सोसाइटी ની પાણીની ટાંકી તૂટી ગઈ છે તેના માટે મળવાનું છે, तो वो भी क्या हो गया आपका पर्पस, एजेंडा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एजेंडा, समझना। तो ये एजेंडा या एजेंडा जो भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहते हो, तो ये एजेंडा यहाँ पे था टू ओपन अ करंट अकाउंट in the name of Sachin Advisory Private Limited। ये एजेंडा पापा ने बीइंग चेयरमैन ऑफ द मीटिंग उन्होंने सबके सामने रखा और बोला भैया सब लोग अपना अपना राय दीजिए कि कहां पे अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। मैं पहले खड़ा होकर बोलने लगा, पापा क्या मस्ती कर रहे हो, मैं ऑलरेडी शर्मा जी के साथ बात करके आया हूं, राइट। 1 तारीख को मैं गया था उनके साथ, उनके पास बात करके आया कि अकाउंट खुलवाना है। शाम को एक तो आप कब से 8 दिन से मस्ती कर रहे हो, पहले आपने बोला कि नोटिस भेजो, मैंने नोटिस भेजा, अभी यहाँ पे चलो मैंने 8 दिन का वेट भी कर लिया, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बोलना था कि करंट अकाउंट खुलवाना है बीओबी में। पापा ने बोला नहीं बेटा, दिस इज नॉट माय पर्सनल अकाउंट, दिस इज नॉट योर पर्सनल अकाउंट, दिस इज कंपनीज मैटर, तो प्लीज तू बैठ जा, मेरे को मेरे हिसाब से करने दे। पापा ने तो मेरे को बिठा दिया, बोला भैया देखो ये ऐसे ही होगा, ठीक है। पापा ने बोला यस सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए। मेरे को बोला सबसे पहले चल तू अपनी राय दे। मैंने बोला पापा अपना फिक्स्ड है, कहाँ पे खुलेगा अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा में। पापा ने बोला क्यों, मैंने बोला देखो नजदीक में है एक तो ब्रांच, हाँ इजीली अपना काम हो जाएगा, दूसरा शर्मा जी को मैं जानता हूं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और गवर्नमेंट बैंक है तो वो भी कोई इशू नहीं है। बादल हंसने लगा, छोटा भाई यंग ब्लड मेरे सामने, बोला कि अरे भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है, नजदीक ब्रांच हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट तो आईसीआईसीआई में खुलेगा, प्राइवेटाइजेशन का जमाना है अभी। तू बोल रहा है कि नजदीक है, यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ मोबाइल के एक टैब में ही सब सारी चीजें हो जाएगी, पैसे ट्रांसफर करना नहीं करना है। इवन तू बोल रहा है कि कैश डिपॉजिट करवाना है, उसका मैनेजर घर लेने आएगा, लाओ लाओ सर कितना कैश डिपॉजिट करना है, उसका बंदा भेजेगा वो, राइट, और ले जाएगा, अपन को कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। पापा ने बोला ठीक है भाई, हम दोनों ने अपने अपने राय रखे। फिर पापा ने बोला मिस्टर शाह को, मिस्टर शाह ने बोला कि देखो भाई मैं ना अभी केरल से आया हूँ, मैं पूरा बड़ा बड़ा वगैरह वहां पे हूँ, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कौन सी ब्रांच कौन सी बैंक कितनी क्या सर्विसेज देती है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो पहले, मैं बाद में अपना वोट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, पापा भी तो वोट करेंगे ना, यस और नो। हम दोनों लड़ रहे थे, मैं और बादल दोनों भाई। मैं बोल रहा था कि नहीं यार गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इसमें होती है, वहां पे नहीं होती है, तो ये 2-4 पॉइंट्स के ऊपर हम वहां पे लड़ रहे थे। पापा ने बोला तुम दोनों चुप कर जाओ, इस भारत में भरोसा पात्र बैंक तो सिर्फ एक ही है, एसबीआई। तो अकाउंट तो एसबीआई में खुलेगा। अब ये तीसरा ओपिनियन आ गया, और आता है ना, ऐसा होता है, और सबको अपना राइट है बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपना ओपिनियन रखने का। अभी अकाउंट कितने खुलवाना है, प्रपोजल कितनी है, प्रपोजल कितनी है समझना, 3, ठीक है। अकाउंट एक आपको ओपन करना है एंड प्रपोजल है आपकी 3। मिस्टर शाह ने बोला, अभी मिस्टर शाह को बोला भाई तू आधा घंटे से मजे ले रहा है, अभी तू बोल कुछ। उसने बोला कि देखो भाई अभी ये ना ये जेंटलमैन लग रहा है मेरे को, ये भाई साहब अरविंद भाई, ठीक है, और है तो इन दोनों के बाप ही, तो इनको तो कुछ ज्यादा ही पता है, ठीक है। तो भैया मेरा ओपिनियन एसबीआई का है। अभी एसबीआई के कितने वोट है, 2, आईसीआईसीआई के एंड बीओबी के। नहीं, आप जो समझ रहे हो ना मेजोरिटी, ये नहीं है वो। मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से ज्यादा किसी एक चीज में एग्री कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे समझना, इसीलिए मैंने इसी तरीके से बताया आपको। यहाँ पे एसबीआई में अकाउंट नहीं खुलेगा, बिकॉज कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, 4, वोट कितने कर रहे हैं, 4, वोट कितने कर रहे हैं टोटल, 4 जन वोट कर रहे हैं। क्या आधे से ज्यादा वोट एसबीआई के फेवर में है? पापा ने वहां पे बादल को बोला, देख बादल तू जो बात कर रहा है आईसीआईसीआई, देख एसबीआई की एप्लीकेशन कितनी अच्छी है, देख सारी चीजें है इसमें दोनों बेनिफिट्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक मोड भी बहुत सेफ एंड सिक्योर है, इसमें गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी है,
बादल वहां पे छोटा था, मान गया पापा की बात जल्दी से, और इसने बोला कि यस बात तो आपकी सही है, अकाउंट कहाँ खुलेगा? एसबीआई में खुलेगा। समझना। तो अभी एसबीआई के कितने वोट हो गए मेरे को बताइए? 4 वोट टोटल है, आधा होता है 2, 2 से ज्यादा 3। क्या 3 वोट किसी एक पर्टिकुलर मैटर में आ रहा है? यस। कंक्लूजन पे पहुंचे? यस गाइस, एसबीआई में अकाउंट खुलेगा। तो ये जो आपका यहां पे समझिए प्रपोजल था, ठीक है, ये जो आपका प्रपोजल था टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन द वेरियस बैंक, ठीक है, वो अभी क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। ये जो आपका प्रपोजल था बच्चों, ठीक है, तो जब कभी भी आपका कोई भी प्रपोजल हो, अगर वो प्रपोजल कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिसीजन, अगर आपका कोई प्रपोजल है, वो प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिसीजन, कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। अभी समझ में आता है? प्रपोजल बहुत सारे थे, एसबीआई का था, बीओबी का था, आईसीआईसीआई का था, राइट? बट सारे के सारे प्रपोजल्स क्या कन्वर्ट हुए? नहीं। ऐसे जितने भी प्रपोजल्स है which cannot be converted into decision, ऐसे है ना, बीओबी वाला नहीं हुआ, आईसीआईसीआई, तो उसको बोलते हैं बेटा मोशन। क्या बोलते हैं? लोशन नहीं, मोशन, है ना? क्या अभी ठंडी है तो वो सुबह सुबह याद आता है नहाने के बाद, जो लोग नहाते हैं उनके लिए है, राइट? तो वो मोशन है। क्या है बेटा? मोशन, ठीक है, वो कानून की लैंग्वेज है, लॉ की लैंग्वेज है। सो अभी समझ में आ रहा है सही मायने में रिजोल्यूशन क्या होता है? एंड मेजोरिटी मतलब कंपलसरी, आप जितने लोग हो उसमें जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी नहीं, आधे से ज्यादा फेवर में होने चाहिए। इज दिस क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको उसी चीज को बहुत इजी तरीके से भी समझा सकता था, बट मुझे कानून के जरिए से समझाना था कि सपोज आप लोग 10 फ्रेंड हो, अभी आप लोग का लेट्स से वेकेशन हुआ है, सीए में फाइनल की एग्जाम दे दी, वेकेशन चल रहा है, अभी 10 जन ने सोचा कहीं पे घूमने चलते हैं। तो उसके लिए आपने ग्रुप में मैसेज डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि चलो पहले मिलते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं। एजेंडा क्या है? घूमने जाना है, राइट? उसका डिस्कस करने के लिए आप लोग मीटिंग कर रहे हो। अभी मेरे को ये बताइए कि 10 जन मिले, 3 जन बोल रहे हैं कुल्लू मनाली चलते हैं, 4 जन बोल रहे हैं कि नहीं यार सापुतारा साइड चलते हैं, राइट? वहां पे 2-3 प्लेसेस हम कवर कर लेंगे। बाकी के 3 जन बोलते हैं नहीं वहां पे हिमाचल में चलते हैं, राइट? उत्तराखंड और वगैरह वो जो है 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पे चलते हैं। अभी क्या ऐसा होगा 3 जन को हम सापुतारा भेजे, हाँ 4 जन को हम वहां पे केदारनाथ भेजे और बाकी के लोग कुल्लू मनाली जाए? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। समझना, राइट? जाएंगे तो सब एक साथ, फिर मेजोरिटी करेंगे, उसमें भी टाई हुई तो चिट्ठी उछालेंगे। हाँ, यहाँ पे टाई होता है ना, तो चेयरमैन के पास सेकंड वोट देने का राइट है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या होता है? बिकॉज चेयरमैन किसने बनाया? हम लोग नहीं बनाया ना, हमको कुछ भरोसा है उनके ऊपर कि ये सही डिसीजंस लेंगे और मीटिंग को ऑर्डर में रखेंगे, तब बनाया है। तो यस, भरोसा रखने का। मीटिंग में वहां पे चेयरमैन जब टाई होती है तब वोट देता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं? यहाँ पे चिट्ठी उछाली नहीं जाती। वेरी क्लियर? बट कास्टिंग वोट देना कंपल्सन नहीं है। अगर चेयरमैन भी इससे डिलेमा में है कि यस इस चीज करे कि ना करे, तो वहां पे वो अपने वोट को वहां पे क्या करेगा? त्याग कर देगा और उस मैटर को फॉर द टाइमिंग पेंडिंग रखेंगे। समझ रहा मेरी बात? तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अभी अकाउंट खुला है एसबीआई में, और ऑफिस पे मैं बैठा था सचिन ठक्कर, कोई कस्टमर आया पेमेंट देने के लिए, चेक लेके आया, नहीं चेक ले जा यार, तो अरे मुड़द मरी गयो मारो, केम શું થયું યાર, તું ચેક આપીશ, જમા ક્યાં થશે? એસબીઆઈ માં, અને હું ઈચ્છતો તો અકાઉન્ટ ક્યાં ખોલવાનું? એક કામ કર, લઈ જા, પૈસા નથી જોઈતા। ऐसा होगा क्या? क्या मैं ये डिसीजन को इग्नोर कर सकता हूं अभी? नहीं गाइस, ये एसबीआई का जो अकाउंट खुला है, ये डिसीजन सिर्फ 3 जन को नहीं, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स इवन जो मीटिंग में नहीं आए उनको भी लागू होता है। मीनिंग thereby the decision that has been taken by the majority of directors that shall be applicable on whole, on every directors, or we can say as a whole in the company। जो मेजोरिटी, आज मुझे ये बताइए कि वहां पे यहाँ पे ये जो वोडाफोन कंपनी आइडिया के साथ मर्ज हुई, ठीक है, तो उसमें मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी। तो उसमें 75% शेयर होल्डर्स को हाँ बोलना था, तो 80% ने हाँ बोला,
तो क्या बाकी के 20% अभी भी पुरानी कंपनी में है? नहीं नहीं, आएंगे तो सारे के सारे, डिसीजन तो सबका ही होगा ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 जन आप लोग मिले, फ्रेंड्स मिले, और वहां पे 6 जन ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं कुल्लू मनाली फाइनल करते हैं, तो क्या बाकी के 4 घर पे रहेंगे? जाएंगे तो 10 के 10, मानना तो उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर वहां पे मेजॉरिटी जो बोलती है वो सिर्फ मेजॉरिटी को नहीं बल्कि सबको मानना है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? बेसिक चीज है। अभी मेरे को ये एक और चीज बतानी है आप लोग को, और थोड़ा सा टाइम भी है अपने पास, कि ये जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी छोड़ो, एक एग्जांपल देता हूं। ये भारत में ऑलमोस्ट 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इलेक्शन आया अभी गुजरात में, चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करने का इलेक्शन आया, सीएम का। तो क्या 135 करोड़, सॉरी ये मोदी जी का इलेक्शन आया, पीएम का आया, तो क्या 135 के 135 करोड़ एलिजिबल है वोट करने के लिए? नहीं है, ठीक है। चलो इसमें से हम 18 बिलो 18 वाले निकाल देते हैं, तो भैया पता चला कि 80 करोड़ है जो एलिजिबल है। क्या है? क्या अभी रिजल्ट 135 में से आएगा, 80 में से आएगा? 80 में से। बट 80 में से है ना, वोट देने के लिए सिर्फ 50 करोड़ ही गए, बाकी 30 करोड़ ने वोट दिया ही नहीं। तो किसमें से रिजल्ट आएगा? 50 करोड़ लोग जो है वो घर से निकले हैं, समझना। 50 करोड़ लोग जो है वो घर से निकले वोट देने के लिए। बट 5 करोड़ लोग कैसे थे पता है? उसमें से जो वहां पे गए, देखा ओहो मस्त माहौल है, मजा आ गया, बढ़िया है, बट वो बूथ में नहीं गए वोट देने के लिए और वापस आ गए। मतलब वहां पे जाके भी वोट सिर्फ 45 करोड़ नहीं दिया है। वेंट फॉर वोटिंग, बट इन्होंने वोट किया नहीं। वोट कितने लोग ने किया? 45 करोड़ ने। अभी रिजल्ट किसमें से आएगा? 45 करोड़ में से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं कि यार किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो सारे बटन पे क्लिक कर दिया। मोदी जी को भी वोट दिया, पप्पू को भी वोट दिया, और सोनिया जी को भी, मतलब जितने भी लोग खड़े थे सबको वोट कर दिया। क्या वो वैलिड वोट है? इनवैलिड वोट है। कैसे वोट है समझिए। ये तो मतलब 40 करोड़ ने वैलिड वोट किया है। तो अभी मेरे को ये बताइए बच्चों, रिजल्ट किस में से आएगा? 40 करोड़ में से जिसको ज्यादा रिजल्ट आएगा उस हिसाब। सेम गोस टू कंपनी। कंपनी के अंदर लेट्स से रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के 10,000 शेयर होल्डर्स है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, 10,000 शेयर होल्डर्स है, बट मीटिंग अटेंड करने के लिए सिर्फ 4,000 आए। तो अभी आप स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करोगे, वो 10,000 में से करोगे या 4,000 में से करोगे? 4,000 में से 4,000 लोग आए, अटेंडेड द मीटिंग, समझना। बट इसमें से 500 लोग ऐसे थे जिनको वोट देने की इच्छा ही नहीं थी। उन्होंने वोट ना फेवर में, उन्होंने वहां पे अपना हाथ उठाया, ना अगेंस्ट में उठाया, समझना। तो वोट वहां पे 3500 जन नहीं किया है। तो अभी रिजल्ट किसमें से आएगा? किसी एजेंडा का 3500 में से। उसमें से कभी कभी आपको भी ऐसा होता है, उनको वहां पे पोल पेपर दिया गया कि चलो फेवर या अगेंस्ट में वोट दो, डब्बा देखा नहीं, टिक किया नहीं। अपन भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस में डब्बा देखा नहीं, टिक किया नहीं, और आगे बढ़ते हैं। छोड़ो यार, कौन रीड करेगा। तो ऐसे लोग थे वहां पे 500 लोग, फेवर में भी वोट दिया, अगेंस्ट में भी वोट दिया। अभी ये वैलिड वोट है क्या? नहीं है। तो वैलिड वोट वहां पे कितने हैं? सिर्फ 3000 है। तो अभी अगर किसी एजेंडा के लिए अगर वहां पे चेयरमैन ने बोला कि इसका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, तो देखो वोट देने वाले तो कितने थे, मतलब अटेंड करने वाले 4000। बट अगर 1501 वोट आ गया है फेवर में, तो ये आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। भले ही 4000 ने अटेंड किया है, बट वैलिड वोट किसने किया है? सिर्फ 3000 ने। 3000 ने वैलिड, उसमें से 1501 ने क्या किया है? फेवर में। तो आपका ओआर पास हो गया। फिर देखो सामने टोटल कंपनी के शेयर होल्डर्स तो 10,000 है, तो 10,000 के सामने 1501 वोट ही फेवर में आए हैं, बट फिर भी आपका ओआर पास हो जाएगा। बिकॉज जो लोग आए ही नहीं है, आने के बाद वोट ही नहीं कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं बट वैलिड वोट नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड अगर अपन को एसआर पास करना है तो 3000 का 75% 2250, ठीक है। तो अगर 2250 फेवर में वोट कर लेते हैं तो अपना स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। इज दिस क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? ये सारी बेसिक चीजें हैं, बट हर एक सेक्शन में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या बोर्ड रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन आएगा, एनसीएलटी का बार बार नाम आएगा, आरओसी का नाम आएगा, आरडी का नाम आएगा,
बट अभी हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है। RD1 कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, ROC कहाँ पे है, वो भी मैंने आपको बताया। जस्ट यू टाइप इन द गूगल, राइट, लिस्ट ऑफ RD एंड ROC इन इंडिया, तो वो आपको MCA के लिंक पे लेके जाएंगे, वहां पे आपको पता भी चल जाएगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस? ये पूरे सेशन में बेसिक सेशन था अपना आज का, इसमें आपको कुछ भी डाउट है, ऑनलाइन वाले बंधु, इवन आपको भी कुछ, इफ यू नीड दिस PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्या इज देयर एनी सिंगल डाउट? आपको कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ भी तो भी पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? समझ में आ रहा है ये चीजें, कैसे लॉ चलता है, कैसे एक्ट चलता है, अथॉरिटी कौन सी है, इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन सी है, राइट, जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी है, ये सारी चीजें वहां पे आपको फॉलो करनी है। एंड दिस एवरीथिंग विल डिस्कस गाइस। अभी हम बात करें तो टू 2016 सिलेबस ही चलता है ना अभी, ये अपना कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस। ये देखिए गाइस, अक्टूबर 2020 रिवाइज्ड एडिशन, अप्रैल 2021, ठीक है। ये देखिए गाइस, अपन को जो पढ़ना है उसमें से कंपनीज एक्ट का पोर्शन 60% है, जिसमें 50% मतलब 50 मार्क्स का कंपनी लॉ रहेगा एंड 10 मार्क्स का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड रहेगा, जो मैं आपको समझाऊंगा। कंपनियां जब उठ जाती है तो किस हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है। 2016 में ये नया एक्ट बन गया और वी कैन से कोड बना, राइट। तो यस गाइस, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली डील करता हूँ, कंपनीज एक्ट की भी, IBC की भी, एवरीथिंग, राइट, एट माय ऑफिस एवरी डे। सो प्रैक्टिकल नॉलेज आप बोलोगे उतना भर भर के मैं आपको दूंगा, सारे हियरिंग्स एंड एवरीथिंग विल डिस्कस, ठीक है। देन उसके बाद अदर कॉर्पोरेट लॉ भी है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, 25 मार्क्स का एंड 15 मार्क्स का, जितने परसेंटेज है उतने मार्क्स है, टोटल करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन को डिस्कस करनी है गाइस। कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें गाइस, तो कंपनीज एक्ट के अंदर आपका जो सिलेबस है, जिसमें पहला चैप्टर जो है ना, जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो वैसा वाला है, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं, एंड अगर कंपनी को LLP में या LLP को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो ऑलरेडी कहां पे पढ़ के आए हैं इंटर में, हम इससे शुरुआत नहीं करेंगे, समझ रहा है। उसके बाद वहां पे वेरियस चैप्टर्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड लोन है, 186 वाला सेक्शंस, देन डिविडेंड वाला चैप्टर है, अकाउंट्स एंड ऑडिट है, राइट। फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ई वाला चैप्टर जो है जिससे हम शुरुआत करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टर्स वहां पे कैसे अपॉइंट होता है, डायरेक्टर्स क्या होता है, डीन होना चाहिए एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स, राइट, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ये सारी फिर सीरीज चलती जाएगी, मर्जर अमालगमेशन एंड एवरीथिंग। तो आपको वो सबका प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज, बिकॉज मैंने मेरी लाइफ में 22+ मर्जर अमालगमेशन डीमर्जर्स किए हैं विद पहले हाई कोर्ट के पास पावर था तो वहां पे करते थे, फिर NCLT में चला गया तो NCLT में करते हैं, राइट। सो यस, विल डिस्कस ऑल सच थिंग्स प्रैक्टिकली। देन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वहां पे अगर कंपनी के में अंदर हो जाता है तो कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, राइट, बाइंडिंग अप, डिसोल्यूशंस, ये सारी बातें अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। आपको उसके लिए एक बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग वहां पे उसके अंदर होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, रेडीमेड बुक, ठीक है। देन उसके बाद वहां पे सेबी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे आएंगे, अदर कॉर्पोरेट लॉ, राइट, देन कंपटीशन एक्ट, फेमा, ठीक है। तो उसके 5 चैप्टर्स है गाइस, ये देखिए आप, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, फेमा, ये 5 टॉपिक है, चैप्टर्स उसके अंदर थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 2 छोटू से चैप्टर्स है, राइट, कि जिसको अपन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपका ये सिलेबस रहेगा गाइस, अकाउंट्स, ऑडिट्स एंड एवरीथिंग, राइट, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। जिसको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ये सब कुछ है तो यू में लीव, हाँ ऐसा कुछ नहीं, अपन अभी अब कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा, जस्ट आपका नाम वगैरह यहाँ पे अटेंडेंस शीट में लिखते जाना। बाकी आपको कोई डाउट है गाइस रिलेटिंग टू एनीथिंग?
राइट, बट सब्जेक्ट टू माय सब्जेक्ट तो आप मेरे को पूछ सकते हो। फिर आप कुछ भी पूछो तो फिर बेसिक चैप्टर्स लेटर पार्ट में डिस्कस होगा ना। हाँ होगा सब कुछ भाग्यश्री, वहां पे विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस, राइट, बट होगा तो सही, डेफिनेटली होगा, चाहे आप इंटर में स्किप किया हो, पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, डजंट मैटर, विल डिस्कस एवरीथिंग बेटा, बट जो सीक्वेंस मैं फॉलो करता हूँ उसी हिसाब से अपन उसको फॉलो करेंगे। वो जो 2 जन गए उनका नाम भी अगर मालूम हो तो लिख देना, 2 जन जो अभी निकले ना 9:40 को। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। देन यहाँ तक रखते हैं, कुछ भी डाउट्स हो फील फ्री टू आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके रुचित, लिख देता हूँ।